everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों. तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें बताई थी. मैंने आपकी एनसीईआरटी का हर कुछ कवर कर दिया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनोसैकराइड्स के बारे में पढ़ा था. मोनोसैकराइड्स के बारे में पढ़ा था. अगर मैं आपको लास्ट क्लास का एक क्विक रिवीजन दे दूं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेसिकली कितने टाइप के हो सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली 3 प्रकार के हो सकते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? एक होता है मोनोसैकराइड जहां पर सैकराइड का मतलब होता है शक्कर. ठीक है. उसके बाद होते हैं ओलिगोसैकराइड्स. ठीक है. ओलिगोसैकराइड्स के अंदर आ सकते हैं अपने सुक्रोज, आता है उसके अंदर लैक्टोज, उसके अंदर आता है माल्टोज. ठीक है. ट्राइहेलोज, स्टैकियोज, बहुत सारी शुगर. और उसके बाद है आपका पॉलीसैकराइड. ठीक है. ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी जिसमें हम लोगों ने मोनोसैकराइड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें मैं आपको बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक शुगर यूनिट होती है. अगर मैं एक शुगर यूनिट को ड्रॉ करूं जो कि मैं ग्लूकोज को ड्रॉ कर रही हूं, इसमें मोनोसैकराइड में एक कार्बन से 7 कार्बन तक की शुगर हो सकती है. एक कार्बन से 7 कार्बन तक की, एक कार्बन नहीं, सॉरी एक कार्बन की कैसे शुगर बनेगी ना, 3 कार्बन से 7 कार्बन तक की शुगर हो सकती है. जिसमें मैंने 3 कार्बन का एग्जाम्पल आपको क्या बताया था, याद करिए आप, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन. फिर मैंने 4 कार्बन का एग्जाम्पल क्या बताया था, एरिथ्रोज. 5 कार्बन का राइबोज, डीऑक्सीराइबोज. 6 कार्बन का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज. 7 कार्बन का सीडोहेप्टुलोज. तो हम लोगों को ये पता चला लास्ट क्लास में कि मोनोसैकराइड में 3 से 7 कार्बन तक होने चाहिए. पर मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शुगर. वन इज द एल्डोजेज एंड सेकेंड इज द कीटोजेज. ये बताया था मैंने आपको, ये रिविजन करवा रही हूँ लास्ट क्लास का. तो मैंने आपको बताया था कि एक होती है एल्डोजेज और एक होती है कीटोजेज. एल्डोजेज जिसके पास फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप होता है. एग्जाम्पल इज ग्लूकोज. ठीक है. ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर होती है. यहाँ पर कीटोजेज कौन सी होती है, जिनके सेकेंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप पाया जाता है. एग्जाम्पल इज फ्रक्टोज. ठीक है. आई बात समझ में? ये बात क्लियर हो गई. नाउ अब मैंने आपको बताया था लीनियर चेन 1 2 3 4 5 6. अगर मैं 6 कार्बन, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही गैप वाला बन गया, अगर मैं 6 कार्बन की शुगर बना रही हूँ, ठीक है, 6 कार्बन की 3 3 6, ठीक है, 6 कार्बन की शुगर बना रही हूँ, तो अगर मैं बात कर रही हूँ एल्डिहाइड ग्रुप की तो फर्स्ट कार्बन पे होगा. ठीक है. हमेशा ये देखो लेबलिंग करें 1 2 3 4 5 6. ठीक है. ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था. ये देखिए थर्ड कार्बन जो है वो बहुत ही मनचला होता है, तो वो हमेशा बोलेगा इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ किधर चला. तो तीसरा जो कार्बन है ना थोड़ा सा पगला सा होता है, तो वो OH उधर भेज देता है. ठीक है. बाकी फोर्थ कार्बन वैसा ही रहेगा. ठीक है. ओके. फिफ्थ कार्बन भी वैसा ही रहेगा. अब आपको थोड़ी सी बातें मेरी समझनी है, और लास्ट वाले में CH2OH रहेगा. अब आपको थोड़ी सी मेरी बातें समझनी है. अगर आपको रिंग बनानी है तो आपको सेकेंड लास्ट कार्बन को इन्वॉल्व करना पड़ता है और एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. सेकेंड लास्ट कार्बन के OH को देखकर हम ये बता सकते हैं कि आपकी शुगर D है या L है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी शुगर जो है, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपकी जो शुगर है वो राइट हैंड डायरेक्शन पर OH दिखा रही है. तो अगर आपके शुगर में राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड सेकेंड लास्ट कार्बन के राइट साइड में, ठीक है, इन द राइट साइड में OH ग्रुप है, तो वो D शुगर है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है. और अगर लेफ्ट साइड में OH है, लेफ्ट साइड पर OH है,
तो इसका मतलब ये कि वो लीवो रोटेटरी शुगर होती है। रिंग बनाने में सेकेंड वाले कार्बन का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें OH ग्रुप पाया जाता है। OH ग्रुप निकलेगा, मुझे रिंग बनाना है फर्स्ट वाले के साथ, वो निकलेगा और फिर वो अपना H जो है फर्स्ट वाले कार्बन के साथ, तो वो OH बाहर निकलेगा और वो जाकर ये जो डबल बॉन्ड O है ना, इसको तोड़ देगा और इस O के साथ H जोड़ देगा। बचा O जो है वो आप जानते ही हैं कि रिंग में एक ऑक्सीजन लगा ही होता है, वो ऑक्सीजन यही रहता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंड लास्ट कार्बन अपना खाली हो चुका है एक साइड से, तो वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए हम छठवें वाले कार्बन को हमेशा पांचवें वाले से जोड़कर रखते हैं, नहीं तो वैलेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो बैलेंस करते हैं, चलो बना देती हूँ एक एल्डोज और एक कीटोज शुगर। एल्डोज शुगर का मैंने फिगर कुछ इस तरीके का बनाया था। कीटोज शुगर बना दूं अगर मैं, तो कीटोज शुगर मैंने कुछ इस तरीके की बनाई थी। एल्डोज शुगर के फर्स्ट कार्बन में क्या दिखता है, H हो गया, OH हो गया। और डबल बॉन्ड को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, तोड़कर O को OH में, ठीक है। उसके बाद ये O कहाँ से आया, हमने सेकंड लास्ट कार्बन से OH निकाला ना, तो H तो अपन ने डबल बॉन्ड वाले O के साथ जोड़ दिया और बचा O हमेशा रिंग बनाने के काम आएगा, ठीक है। नाउ ये हो गया फर्स्ट कार्बन। सेकंड कार्बन में क्या है भैया, O जो OH जो होता है वो हमेशा बाहर की ओर होता है नॉर्मल में। अब थर्ड वाला तो पगला ही है, तो उसका OH अंदर की ओर चला जाएगा। अब हाँ, फोर्थ वाले कार्बन में क्या है, वही सेम बात, OH नीचे H ऊपर। अब आप फिफ्थ वाले कार्बन में देखो, फिफ्थ वाले कार्बन में तो सिर्फ और सिर्फ H है ना बेटा, तो इसलिए हम लोगों को सिक्स्थ वाले कार्बन को हमेशा फिफ्थ वाले कार्बन की से जोड़ना पड़ेगा ताकि बैलेंसी मेंटेन कर सकें बच्चों, ये याद रखना। तो इस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि एल्डोजेस और कीटोजेस शुगर होती हैं। OH के डायरेक्शन पे हम बता सकते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लीवो रोटेटरी, पर इसको कभी भी आप स्मॉल d और स्मॉल l से कंफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बात समझ में आई थी आपको और मैंने खूब सारे एग्जाम्पल्स आपको समझाए थे। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी थी। चलो बच्चों, तो कुल मिला के हमने ये चीज पढ़ी थी। फ्रक्टोज को एक बार थोड़ा सा बना दूं मैं। देखो फ्रक्टोज में यहाँ पर CH2OH होता है, यहाँ पर H होता है, ठीक है, यहाँ पर H होता है, OH होता है, थर्ड कार्बन पगलाया रहता है, सेकेंड लास्ट कार्बन, और यहाँ पर भी CH2OH, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। नाउ अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था, ध्यान से समझो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर तुम सिंगल वन मैन आर्मी हो तब तो तुम क्या हो, मोनोसैकेराइड, ठीक है। अगर तुम वन मैन आर्मी हो तब तो तुम मोनोसैकेराइड हो, पर तो 1 शुगर यूनिट है तो आप क्या हो, मोनोसैकेराइड। पर अगर आपके पास 2 से 9 शुगर यूनिट है, कितनी है, 2 से 9 शुगर यूनिट है, तब आपको कहेंगे हम ओलिगोसैकेराइड। अगर आपके पास 2 से 9 शुगर यूनिट है तब आप है ओलिगोसैकेराइड। डन, ठीक है। नाउ 2 का पहले देख लेते हैं, मतलब ये क्या क्या हो सकते हैं ओलिगोसैकेराइड का। अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो ये क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं डाइसैकेराइड, ठीक है, ये हो सकते हैं ट्राइसैकेराइड, ठीक है, ट्राइसैकेराइड हो सकते हैं, ठीक, बहुत ही गंदा लिख रही हूँ मैं, ठीक है। डाइसैकेराइड हो सकते हैं, ट्राइसैकेराइड हो सकते हैं, टेट्रासैकेराइड हो सकते हैं, ठीक है, पेंटासैकेराइड हो सकते हैं, मतलब 9 तक, हेक्सासैकेराइड हो सकते हैं, 9 तक आप ले जा सकते हैं। डन। डाइसैकेराइड का एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। डाइसैकेराइड का पहला एग्जाम्पल है माल्टोज। माल्टोज, ठीक है, माल्टोज कहाँ सुना, अरे बताओ ना, तुमको मैंने कहाँ पढ़ाया माल्टोज, बाबा बताओ मुझे, कहाँ पढ़ाया तुमको माल्टोज। माल्टोज मैंने आपको पढ़ाया है, पता है कहाँ पर, बकल कैविटी के डाइजेशन पे। मैंने आपको वहाँ सिखाया था कि आप फूड को, स्टार्च को, 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हो इनटू योर माउथ बाय द सलाइवरी एमाइलेज, and we convert the polysaccharide starch into the disaccharide called as maltose. Now let me explain you. सबसे पहले आप 2 ग्लूकोज बना लो 2 ग्लूकोज, बिल्कुल कोई रुकना नहीं है। सबसे पहले आप 2 ग्लूकोज बना लीजिए, मैं आपको डाइसैकेराइड बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है।
कोई भी रोएगा नहीं। डाइसैकराइड, देखिए सबसे पहले आप 2 ग्लूकोज बना लो, बिना रुके बिना कुछ किए टेंशन लिए 2 ग्लूकोज बना लो। फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पे होता है HOH, सेकेंड कार्बन पे क्या होता है HOH, थर्ड कार्बन पगलाता है तो H क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है, H बाहर, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे क्या होता है HOH, यही होता है, और फिफ्थ कार्बन पे H होता है, और ये हो गया सिक्स्थ कार्बन, यह बना लो। ये है फर्स्ट कार्बन HOH, ठीक है, HOH। ये हो गया अपना सेकेंड कार्बन HOH, थर्ड कार्बन में OH अंदर चला जाता है, H बाहर आ जाता है। ये हो गया फोर्थ कार्बन HOH, फिफ्थ कार्बन H, सिक्स्थ कार्बन CH2OH। ये बन गया 2 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये है ग्लूकोज 1 और ये है ग्लूकोज 2, ठीक है। ये समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब आप ना मेरी बात को ध्यान समझना, ऊपर की सारी चीज़ें मैं मिटा देती हूँ। ये समझ गए ना हम लोग कि अगर हम मोनोसैकेराइड के बारे में बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही शुगर यूनिट होगी। समझ गए आप मेरी बात को? अगर हम मोनोसैकेराइड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शुगर होती है। डन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पर अगर हम 2 से 9 तक की शुगर यूनिट्स ले रहे हैं तो इसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, ऊपर देखिएगा ना। अब यहाँ पर पता है कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पर होगी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन या इसी को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कह सकते हैं। डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन। देखो बेटा क्या करना है अपने को, ये जो OH है ना, इस H के साथ जोड़ दो तो क्या निकलेगा? पानी। तो निकाल दो पानी। चलो, जब हमने पानी निकाल दिया, यहाँ से हमने पानी रिलीज कर दिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। अगर आप कभी पानी निकाल रहे हो तो इसे क्या कहते हो बेटा? इसे कहते हैं पानी निकालना है हमें। अपना क्या है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है, ठीक है। तो पानी निकाल दिया, माल्टोस को सिर्फ पानी निकालना था तो उन्हें निकाल दिया पानी। चलो लेबल कर लो। इतने बार प्रैक्टिस करो कि स्ट्रक्चर याद हो जाए, बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब क्या किया हमने? इससे हमने लिंक कर दिया, ठीक है। इस पे फर्स्ट कार्बन पे भी H ऊपर था HOH, सेकेंड कार्बन पे भी HOH, थर्ड कार्बन मजनू है, मानते थोड़ी हैं, HOH, और यहाँ पे हो गया CH2OH और H। यहाँ पे भी बना लीजिए CH2OH, ठीक है। बीच में लिंक बना लिया हमने, थोड़ा सा साफ बना देती हूँ इसको मैं। बीच में हमने लिंक बना लिया, ये बना लिया लिंक, ठीक है। अब सही है ना? ओके। अब देखो लेबल कर लें, थोड़ा सा लेबल कर लें। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ कार्बन, ये हो गया सिक्स्थ कार्बन। इसको भी लेबल कर लें। किस कलर से लेबल कर लें? किसी और से कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन, ये हो गया फिफ्थ कार्बन, ये हो गया सिक्स्थ कार्बन। लिंकेज देखिए किसके बीच में, रेड कलर से लूंगी मैं। लिंकेज देखिए किसके बीच में, ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, पहले हमको शुगर बताइए कौन सी है बेटा, मेरे लल्ला, पहले शुगर बताओ कौन सी है। फर्स्ट कार्बन पे शुगर देखो कहाँ पर है। फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पर भी OH नीचे है और फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पर भी OH नीचे है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम मानेंगे इसको अल्फा, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पर भी OH नीचे है और यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे OH नीचे है। डन? तो कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो भैया मेरे, तो ये हो गया अल्फा, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझो, ये है 4 और ये है 1, तो 1 और 4 के बीच है लिंकेज, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये किसके बीच में बन रहा है? शुगर के बीच में बन रहा है। तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, क्योंकि ये 2 शुगर के बीच में बन रहा है, तो इसे हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये इस ग्लूकोज नंबर 2 के चौथे कार्बन से और ग्लूकोज नंबर 1 के पहले कार्बन के बीच में लिंक करता है। और इसमें आप क्योंकि 2 शुगर यूनिट इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए आप इसे डाइसैकेराइड के नाम से जानते हैं।
इस शुगर का नाम होता है माल्टोज। क्या नाम है बेटा मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना? माल्टोज। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बच्चों अगर इसका आप एक फंक्शन देख लो तो क्या है इसका एक फंक्शन? माल्टोज जो है वो स्टार्च का बाई प्रोडक्ट है ना, तो माल्टोज जो है वो स्टार्च का बाई प्रोडक्ट है। माल्टोज क्या है? शुगर है। माल्टोज से 2 ग्लूकोज यूनिट निकलते हैं जो कि इंस्टेंट एनर्जी देते हैं ना। तो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड में 2 से 9, बहुत सारी जगह 2 से 10 भी दिया रहता है, तो इतनी यूनिट होती है शुगर की। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम देखें, हालांकि मैंने ये बना भी रखे हैं तो टेंशन अपने को बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये याद रखना तुम। ठीक ना, अब हम बनाते हैं एक और शुगर जिसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज देखिए, लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। लैक्टोज को हम और क्या कहते हैं बच्चों मेरे? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? ओलिगोसैकेराइड में यहाँ लिख देती हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। ओलिगोसैकेराइड में भी हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? भी डाइसैकेराइड के बारे में। ठीक है ना बेटा, डाइसैकेराइड के बारे में। ठीक है, इसमें 2 शुगर यूनिट होते हैं। लैक्टोज को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आजो आजो आजो, इसको कहते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर। अच्छा, आपको पता है क्या कि ये लीस्ट स्वीट होती है? मतलब अगर आप बोले मीठी शुगर, मीठी मीठी मीठी, तो ये सबसे कम मीठी होती है। अच्छा, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज जो है ये पॉलीमर है गैलेक्टोज और ग्लूकोज का। ठीक है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर लैक्टोज बनता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है लैक्टोज। अच्छा, दूध पीना स्वास्थ्य के लिए, ये मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सेहतमंद रहता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूध जो लोग पीते हैं ना उनका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। अच्छा, आपको पता है ये चीज़ ना मैंने भी देखी है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि पहले मैं ना मिल्क का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करती थी। ठीक है, तो आई ऑलवेज फील वेरी लेजी। ठीक है, चीज़ें भूल जाती थी मुझे। ठीक है, अब तो देखो कैसे केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ा लेती हूँ ना, आजकल मैं केमिस्ट्री पढ़ा लेती हूँ ना, स्ट्रक्चर याद कर लेती हूँ ना। तो दूध जो होता है उसमें होता है लैक्टोज शुगर, जो कि है पॉलीमर है गैलेक्टोज और ग्लूकोज का, जो मैं भी आपको बनाऊंगी। जो गैलेक्टोज होता है ये आपका नर्व शुगर कहलाता है। गैलेक्टोज जो है वो सेरिब्रोसाइट का एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, जो कि ब्रेन में पाया जाता है, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, जो कि एक लिपिड होता है। ठीक है, तो सेरिब्रोसाइट इज अ कंपोनेंट ऑफ लिपिड, तो ये पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन ना लीजिए। तो ब्रेन जो है, ब्रेन में पाई जाने वाली शुगर इज कॉल्ड एज गैलेक्टोज। समझ में आई बात? तो दूध पियोगे तो दूध से लैक्टोज मिलेगी, तो ब्रेन शुगर अपने आप ही मिलेगी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें ना? अच्छा, एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी थी वो ये है कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में? आ जाओ। हाँ, तो गैलेक्टोज का संरचना मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाई थी। मैं भी दिखाती हूँ ना गैलेक्टोज। वेयर इट इज़ द गैलेक्टोज? ये है ना गैलेक्टोज, ये देखो। गैलेक्टोज में देखो, नॉर्मली यहाँ का तो कुछ भी हो सकता है, OH कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये देखो 4th कार्बन जो होता है गैलेक्टोज का वो बदला हुआ रहता है। ठीक है, चलो बना लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लैक्टोज, लैक्टोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा गैलेक्टोज। बीटा मतलब एंड बीटा ग्लूकोज। भैया OH का ओरिएंटेशन चेंज रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, बना रही हूँ मैं। अच्छा, आपको पता होगा बच्चों कि बहुत सारे लोगों को ना, मैं इसे बनाते बनाते आपको सुनाती जाती हूँ कहानी। बहुत सारे लोग ना अपने कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट नहीं खा पाते, बहुत जीवन में उनकी परेशानी रहती है, वो मिल्क का कोई प्रोडक्ट नहीं खा पाते। पता है क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में ना बच्चों लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। क्या होता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है आपको पता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब कि ये है कि आपके पास एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड एज लैक्टेज। लैक्टेज जो होता है वो पता है क्या करता है? लैक्टेज बेसिकली करता है लैक्टोज को ब्रेक डाउन। ठीक है, क्या करता है? लैक्टोज को ब्रेक डाउन। अब अगर आपके शरीर में वो जीन ही ना बने, जो लैक्टोज को तोड़ता है, तो आप क्या करोगे बोलो? तब आप कुछ नहीं कर सकते, आप लैक्टोज को पचा नहीं पाओगे। इसलिए डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप लैक्टोज का सेवन थोड़ा सा कम करा करिए, जिससे
कोई आपको हानि ना हो। अच्छा, अगर आप करोगे, नहीं मानते आप बहुत ही तूफानी खिलाड़ी हो, तो फिर कुछ नहीं होगा, लैक्टोज पचेगा नहीं, आपको वॉमिटिंग होगी, आपको डायरिया होगा, सीधी बात है। तो व्हाट इज अ लैक्टोज? इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा, ये क्या हो गया, ठीक है। तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। बीटा ग्लूकोज बोला मैंने, तो ये कौन सा ग्लूकोज बना दिया मैंने? अल्फा। तो बीटा जब हम लोगों को बनाना है तो हमको एक विशेष प्रकार की चीज करनी पड़ेगी। क्या होगा वो बच्चों? हमेशा बीटा के लिए OH को ऊपर और H को नीचे रखते हैं, ठीक है। गैलेक्टोज में क्या करना है? गैलेक्टोज में भी हमें क्या करना है? OH को ऊपर और H को OH को ऊपर और H को नीचे रखना है। रख दो आप, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कार्बन भी वैसा ही रहता है इसमें, ठीक है। इसमें थर्ड कार्बन भी वैसा ही रहता है, बस फोर्थ कार्बन में OH ऊपर चला जाता है और H नीचे आ जाता है। बाकी पूरी कहानी सेम टू सेम, एकदम सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम है। बस ग्लूकोज में चौथे कार्बन पे H ऊपर होता है और OH नीचे होता है, और गैलेक्टोज में OH ऊपर होता है और H नीचे होता है। बस चौथे कार्बन में अंतर है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। हमने ये क्या बना दिया? हमने बना दिया बीटा ग्लूकोज, ठीक है। ये हमने बना दिया बीटा ग्लूकोज और ये हमने बना दिया बीटा गैलेक्टोज, ठीक है। बीटा गैलेक्टोज बना दिया हमने। बीटा क्यों बनाया? क्योंकि OH हमने यहाँ पर पहले कार्बन पे ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। चलो, अब वी हैव टू मेक द लिंकेज। लिंकेज बनाना है, लिंकेज बनाना है, ठीक है। चलो, मैं देखो, इसका ले लो H, मैं रेड कलर से बनाती हूँ, मैं पिंक बनाती हूँ, बहुत दिनों से पिंक यूज नहीं किया। चलो, यहाँ से ले लिया मैंने H और यहाँ से ले लिया मैंने OH यहाँ से। तो मैंने क्या किया? डिहाइड्रेशन रिएक्शन की कि नहीं की? लिंकेज बनाइए। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ही बन पाएगा, इसलिए ध्यान से देखना। लिंकेज बना लिया मैंने, ये बना दिया मैंने, ये ध्यान से देखते जाइएगा बिल्कुल। अब आपने कैसा लिंकेज बनाया है? देखो, आपने कैसा लिंकेज बनाया? आपने ना ऐसा लिंकेज बना दिया, ये इस तरीके से, ठीक है। और नीचे यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है, लिंकेज बना देते हैं, ब्लैक कलर से बनाते हैं। आठ यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर अच्छे से साफ साफ दिखेगा, ये ठीक है। सिर्फ लिंकेज दिखा देती हूँ, आई होप कि उतनी बात आपको क्लियर हो जाएगी। सिर्फ लिंकेज दिखा देने से काम चल जाएगा, आई थिंक। आपका लिंकेज बना लो, ठीक है, ये ठीक है। इसके ऊपर H लगा दो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ओके। नाउ इधर भी H लगा दो, ऊपर H लगा दो, इधर H लगा दो, ठीक है। तो ये कौन सा लिंकेज बनाया आपने? पहले और 4 कार्बन के बीच में बनाया। तो हमने बनाया बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमने पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या ले लिया? H, दूसरे का पूरा ले लिया और पानी बाहर निकाल दिया। पानी बाहर निकालने के दौरान हमको मिला बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये लैक्टोज शुगर है जो कि मिल्क में पाई जाती है, लीस्ट स्वीट होती है। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। इनके बीच में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। व्हाट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज द बॉन्ड इन बिटवीन द शुगर। बच्चों, शुगर के बीच में पाया जाने वाला बॉन्ड इज कॉल्ड एज बीटा या बीटा अल्फा, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका OH नीचे है तो अल्फा, OH ऊपर है फर्स्ट कार्बन पे तो बीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये बीटा लिंकेज होता है। नाउ ऐसा ही लिंकेज सुक्रोज के पास भी होता है। किसके पास होता है? सुक्रोज के पास भी होता है। आइए सुक्रोज देख लेते हैं हम लोग। सुक्रोज जो होती है, सुक्रोज को बनाऊं क्या? अरे यार, चलो कोई बात नहीं, सुक्रोज बना देती हूँ। तुम्हारा मन है तो मैं सुक्रोज भी बना देती हूँ। मैं हर किट कम से कम 3-3, 4-4 एग्जाम्पल बना के दिखा रही हूँ। मैंने मोनोसैकेराइड में भी तुम्हें ग्लूकोज का लीनियर चेन, फ्रक्टोज का लीनियर चेन, दोनों का रिंग फॉर्म, ठीक है। उसके बाद मैंने तुमको गैलेक्टोज, इन सब की संरचनाएं बताई थी। मेरे ख्याल से मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो तुम्हें पता होगा। चलो, एक अल्फा ग्लूकोज बना लो तो जरा, आ जाओ, एक अल्फा ग्लूकोज बना लो, ठीक है। बना लेते हैं अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोज बनाते हैं। मैं फर्स्ट कार्बन यहाँ से कंसिडर कर रही हूँ, तो OH हमेशा कहाँ की ओर होगा? नीचे की ओर। बना लो ज़रा, ठीक है। ये थर्ड कार्बन को मंचला बनाओ। फोर्थ में बिल्कुल वही सेम अरेंजमेंट। फिफ्थ में सिर्फ H रहता है, सिक्स्थ होता है CH2OH। ये हो गया अल्फा ग्लूकोज। ये क्या हो गया मेरे बच्चों? अल्फा ग्लूकोज हो गया।
अब बनाओ एक बीटा फ्रक्टोज, बी अल्फा ग्लूकोज बना लो, ठीक है, ग्लूकोज, और एक बनाओ बीटा फ्रक्टोज, बना लो, बीटा फ्रक्टोज बना लो, आ जाओ, हाँ ठीक है, बीटा फ्रक्टोज बनाना है आपको, ओके। चलो फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ से फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं हम लोग CH2OH, फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर कर दो, ठीक है, और इसके नीचे होगा OH। अगर मैं फ्रक्टोज की संरचना याद है 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या था CH2OH, सेकेंड वाले कार्बन पे क्या था C डबल बॉन्ड O, थर्ड वाले कार्बन पे क्या था बोलो, थर्ड वाला कार्बन क्या था, थर्ड वाले कार्बन पे हमको क्या करना है, थोड़ा सा मनचला रहता है वो, तो अपन को OH इधर रखना है और H इधर, O आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएंगे CH2OH। अच्छा ये वाला कार्बन उड़ेगा, इसका दिमाग खराब हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, मैंने बनाया फर्स्ट कार्बन पे CH2OH। सेकेंड वाले कार्बन पे क्या हुआ, सेकेंड वाले कार्बन पे क्या हुआ, सेकेंड वाले कार्बन पे सिर्फ OH रहेगा, क्योंकि ये वाला H उड़ के ना, ये वाला OH उड़ेगा, और वो जो थर्ड कार्बन रहता है, थर्ड कार्बन जो सेकेंड लास्ट कार्बन जो रहता है उसको बॉन्ड बनाना रहता है, ठीक है, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट जो कार्बन रहता है उसको बॉन्ड बनाना रहता है, वो पगलाता रहता है मुझे बॉन्ड बनाना है, तो OH उड़ेगा यहाँ से, थर्ड नहीं OH उड़ेगा, थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाला तो पोजीशन चेंज करता है, OH उड़ेगा। अब ये बॉन्ड को तोड़ेगा, इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, OH हो गया, और जो O है ये रिंग बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो सेकेंड वाले कार्बन के पास क्या है, सेकेंड वाले कार्बन के पास OH है ना, इसीलिए फ्रक्टोज में, कीटोज शुगर में फर्स्ट को सेकेंड के साथ जोड़ना पड़ता है ताकि बैलेंस ही मेंटेन रहे, सीधी बात है। ये पढ़ाया था मैंने आपको, पर आपको याद ही नहीं रहता, चलो कोई बात नहीं, नहीं याद रहता तो ना याद रहना। तो ये सेकेंड कार्बन हो गया, थर्ड 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 बनाए, थर्ड में हम लोगों ने क्या देखा था, थर्ड जो है तो थोड़ा सा मंचला है, ठीक है। एक्चुअली थर्ड वाला लफड़ा जो है ना वो जनरली ग्लूकोज के साथ ही रहता है, तो हम थर्ड वाले को वैसे ही बना लेते हैं, थर्ड वाले को हम वैसे ही बना लेते हैं। फोर्थ में बना लिया, कोई टेंशन, बोलो ठीक है, ओके। अब देखो भैया क्या होता है, ये हो गया CH2OH H, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हाँ। अब देखो, अब इसके बीच में बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड बनाओ, ये वाले बनाओ, बॉन्ड बनाओ। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, H2O निकाल लो इससे, तो बॉन्ड में क्या बनाया आपने, बॉन्ड में क्या बनाया आपने, बॉन्ड में बनाया ये मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, अब मैं लेबलिंग वो सब नंबरिंग नहीं कर रही। अब आपने इधर बनाया H, ये हो गया O, ये हो गया CH2OH। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा है, अल्फा ग्लूकोज, ये कौन सा है, बीटा फ्रक्टोज, ये क्या है, बीटा फ्रक्टोज है ना, बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप ऊपर है कि नहीं हुए, तो ये है अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या है, अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, डन। इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, डन, ठीक है। ये समझ में आ गया कि अल्फा बीटा 1 2 लिंकेज कैसा है। थर्ड वाले में बेटा, थर्ड वाले में नहीं, थर्ड वाले में ये भी मचले गई, ऐसे थोड़ी, दोनों तो एक ही है ना, शुगर मचलाना ही है थर्ड वाले को, थर्ड वाला हर ग्लूकोज चाहे हो चाहे फ्रक्टोज हो मचलता ही, वो पगला ही है वो, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग ऐसा बनाते हैं स्ट्रक्चर, OH को इधर रखते हैं H, पर थर्ड वाले के साथ पगलापनी चढ़ेगी ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों में, तो वो ऐसा कर लेगा, डन। ये समझ में आ गया आपको, अल्फा 1 2 अल्फा बीटा 1 2 कैसे है, अल्फा शुगर के फर्स्ट कार्बन का लिंकेज हमने बीटा फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के OH के साथ किया, इसलिए अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है सुक्रोज का। सुक्रोज में हम एक अल्फा और एक बीटा फ्रक्टोज के बीच में बॉन्ड बनाते हैं। सुक्रोज को हम लोग कहते हैं केन शुगर, सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज से शक्कर मिलती है, बेटा शक्कर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, शक्कर से डायबिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है। चलो अब हम लोग ओलिगोसैकेराइड का थोड़ा सा डिटेल पढ़ लें, आ जाओ बच्चों। ओलिगोसैकेराइड, हाँ, तो मोनोसैकेराइड के साथ ये था बच्चों कि हम उसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। बेटा कोई भी चीज़ इतनी छोटी हो, इतनी छोटी हो, इतनी छोटी हो कि उससे छोटी वो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब मोनोसैकेराइड को हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। वी कांट हाइड्रोलाइज द मोनोसैकेराइड, ठीक है, हम नहीं कर सकते। पर ओलिगोसैकेराइड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 से 10 यूनिट से
2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनी होती है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, बताओ मुझे, किसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुम्हें, ध्यान से देखो। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, बताओ किसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जोड़ किस में होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जोड़ होता है सुक्रोज में, ठीक है। ये कौन है, ग्लूकोज है, और कौन है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, ठीक है। चलो, इन ऑलिगोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पढ़ लिया। इसमें एल्डिहाइड शुगर्स के बीच में हो सकता है, कीटोन शुगर के बीच में हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन शुगर के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है कि पहला एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो शुगर के होते हैं वो रिएक्ट विद द अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसैकेराइड एंड मेक द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमको ये देखना है कि ग्रुप विल रिएक्ट विद द अल्कोहलिक ग्रुप एंड इट विल मेक द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सीधी सीधी बात है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एलिमिनेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। चलो, अब टाइप्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं बहुत सारे टाइप के। अगर बात करें सबसे पहले बहुत सारे डाई होते हैं, ट्राई होते हैं, टेट्रा होते हैं, पेंटा होते हैं, हेक्सा होते हैं, 10 तक होते हैं, ठीक है। अगर डाइसैकेराइड है तो कितने मोनोसैकेराइड होंगे, 2, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ट्रेहेलोज। ट्रेहेलोज कहाँ पाया जाता है, ट्राइहेलोज कहाँ पाया जाता है, इंसेक्ट के ब्लड में। इंसेक्ट का ब्लड होता है लिम्फ, तो ट्राइहेलोज लिम्फ, उनके लिम्फ में पाई जाने वाली शुगर होती है, ठीक है। माल्टोज इज कॉमनली कॉल्ड एज माल्ट शुगर, ठीक है। इनके बीच में लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज का संरचना मैंने आपको पढ़ाया भी, ठीक है। इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। किसके बीच में पाया जाता है, किसके बीच में पाया जाता है, लिंकेज बिटवीन एंड क्या होता है, किसके किसके बीच में पाया जाता है, बोलिए, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बीच में पाया जाता है। कौन सा ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब हम इसमें हमको बीटा ग्लूकोज यूज करना है और बीटा गैलेक्टोज यूज करना है। लैक्टोज जो होती है वो सबसे कम स्वीट होने वाली शुगर है। सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, देखिए क्या होता है कि सुक्रोज जो होती है वो होती है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, डी शुगर ही होती है, पर हाइड्रोलिसिस के बाद ये एल रोटेशन शो करने लगती है, तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी से लिवोरोटेटरी हो सकती है। इसके अंदर इन्वर्ट होने का जो है प्रॉपर्टी है, तो इसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इन प्लांट सुक्रोज जो होती है वो क्या है, देखो अगर तुमसे पूछा जाए ना कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस रूप में होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस रूप में होता है, तो आप बोलोगे सुक्रोज। आई बात समझ में, आप क्या बोलोगे, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बीच में पाए जाने वाले लिंकेज की वजह से बनती है जो शुगर, उसे हम सुक्रोज कहते हैं। मैंने आपको बना के भी बताया, ठीक है, ओके। सो सुक्रोज जो होती है वो बेसिकली क्या है बच्चों, वो है एक ऐसी शुगर जो कि प्लांट का फूड सोर्स होती है। तो प्लांट में ग्लूकोज वूकोज ट्रांसपोर्टेशन, देखो स्टोर तो हम, मैंने आपको पढ़ाया भी था शायद, कि स्टोर तो हम खाने को स्टार्च के फॉर्म में करते हैं इनटू द प्लांट, बट ट्रांसपोर्ट हम हमेशा सुक्रोज के फॉर्म में ही करते हैं। सुक्रोज को हम केन शुगर, टेबल शुगर या कमर्शियल शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को ही हम, जैसे गन्ना है, गन्ना है तो गन्ने में फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसी फूड को फिर हम खा लेते हैं जिसे गन्ने का रस कहते हैं, तो वो क्या है, वो सुक्रोज ही है, ठीक है। सुक्रोज जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बीच के द्वारा, बीटा फ्रक्टोज और अल्फा ग्लूकोज के बीच में बनी हुई अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इन दोनों के बीच में अल्फा बीटा 1,2 लिंकेज बनता है अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बीच में इनटू द सुक्रोज, ठीक है। याद रखना बच्चों, ये देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो आ जाओ पढ़ लें। नॉर्मली ये हो गया, देख लो अभी तीसरा कार्बन यहाँ पे पगलाया हुआ है, मुझे लग रहा था कि थोड़ा गड़बड़ तो नहीं हो गया, पर सही बनाया है। बहुत सारी जगह पे ना तीसरे फ्रक्टोज में चेंज नहीं करते, पर अपने को करना है, अपन ने सीखा है ना कि ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पगला रहता है, वो वैसे फ्रक्टोज में भी थर्ड कार्बन पगला रहता है, वो अपना पोजीशन चेंज करता है। ग्लूकोज के बीच में कौन सा लिंकेज पाया जाता है, माल्टोज। कौन सा लिंकेज होता है, अल्फा 1,4, ये होता है। ये होता है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, तो 1,4 के बीच में। सुक्रोज में क्या होता है, अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यही होता है। देख लो चाहे तो, मैं गिन देती हूँ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो 1 कार्बन है इसका, सेकंड कार्बन है इसका, इन दोनों के बीच में तो लिंकेज बना है, तो ये अल्फा बीटा 1,2, ये अल्फा शुगर है
ग्लूकोज और ये है बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। तीसरा कार्बन पगलाया है, तीसरा कार्बन पगलाया है, ठीक है। चलो अब आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे तो 1 2 3 पगलाया है ना। चलो अब हम लोग देखेंगे किसका, हाँ आ जाइए, देखो इसमें हम देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में पाए जाने वाले लिंकेज से बनी हुई शुगर होती है। दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, थर्ड पगला गया। यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, ठीक है, जो कि पगला गया। ओके नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, आगे देखते हैं ये कौन कौन है, ये कौन कौन है। आ जाओ, ये मैंने और बनाया है सुक्रोज का, और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। देख लो, देखो 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 देखो, आ जाओ यहाँ पर देखो अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लैक्टोज में 1 बीटा है, ये है अल्फा शुगर, ठीक है। ओके ये गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज है, बीटा गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये सारे वही हैं, माल्टोज का है, लैक्टोज का है, ये सुक्रोज का है, ठीक है, ये वही हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, ट्राइसैकेराइड की। ट्राइसैकेराइड में हमें पढ़ना है रैफिनोज, जो कि गैलेक्टोज और फ्रक्टोज के बीच के लिंकेज से बनी होती है। सो गैलेक्टोज ग्लूकोज, ओहो गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये कैसे बोल गया, ट्राइसैकेराइड है ना। तो ग्लूकोज चाहिए, गैलेक्टोज चाहिए, फ्रक्टोज चाहिए, गैलेक्टोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, फ्रक्टोज, ये होती है ट्राइसैकेराइड, रैफिनोज कहते हैं इसको। टेट्रासैकेराइड इसे हम स्टैकियोज कहते हैं। गैलेक्टोज दो गैलेक्टोज चाहिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, इनसे बनती है। ओके अल्फा बीटा गैलेक्टोज चाहिए। उसके बाद वर्बिकोज, गैलेक्टोज, अल्फा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, मतलब इसमें अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ऐसा वाला हाल है इसमें, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर 5 प्रकार की शुगर से बने हो तो पेंटासैकेराइड, ठीक है, 4 प्रकार की शुगर से बने हो तो टेट्रासैकेराइड, 3 प्रकार की शुगर से बने हो तो ट्राइसैकेराइड, 2 प्रकार की शुगर से बने हो तो डाइसैकेराइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओलिगोसैकेराइड। नाउ अब हम शुरू करेंगे पॉलीसैकेराइड। ये बात हो गई बच्चों ओलिगोसैकेराइड की। अच्छा ओलिगोसैकेराइड में एक और चीज मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो सुक्रोज था जिसमें हम लोगों ने फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बीच में बनाया था अपना बॉन्ड, उसमें मैंने आपको बताया था ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, ठीक है, और ये है अपना थर्ड कार्बन। कहीं कहीं पर फोर्थ कार्बन में आपको चेंज दिखाया गया होगा, कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि फोर्थ कार्बन पे आपको ये दिखाया गया हो, थर्ड कार्बन में नहीं दिखाया गया हो, क्योंकि कई बार क्या रिंग बनाने पर ऐसा हो जाता है कि रिंग बनाने पर ये वाला फोर्थ कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द रिंग फॉर्मेशन। अब एग्जैक्टली हम इतने अंदर घुस नहीं रहे हैं, पर ये देखना अगर लीनियर चेन अगर नॉर्मली फ्रक्टोज बनाओगे ना, नॉर्मली फ्रक्टोज बनाओगे तो नॉर्मली फ्रक्टोज में आपको यही दिखाई देगा, ये थर्ड कार्बन पे, ठीक है। रिंग पे भी बनाओगे तो रिंग में भी थर्ड कार्बन पे आपको चेंज दिखाई देगा, पर जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो ये चेंज आपको फोर्थ कार्बन पे दिखाई दे सकता है। बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी। चलो ओके नाउ खैर आपको सुक्रोज का वो टेंशन लेने वाली बात नहीं, वो आएगा नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीसैकेराइड। बस सुक्रोज में ये जानना कि सुक्रोज इज द पॉलीमर, नहीं सुक्रोज इज द डाइमर, इट इज अ डाइसैकेराइड बिटवीन द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज। कौन सा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज, कौन सा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व कर रहे हैं, दूसरा। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व कर रहे हैं, पहला। तो ये कौन सा लिंकेज हो गया, 1 2, और कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा, और कौन सा फ्रक्टोज है, बीटा। तो अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, सुक्रोज के बीच में। माल्टोज के बीच में कौन सा बनता है, माल्टोज के बीच में कौन सा बनता है, 1 4, ठीक है, कौन सा बनता है, 1 4 अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज के बीच में कौन सा बनता है, जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में बनता है, इट इज द बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि हम उसमें बीटा गैलेक्टोज लेते हैं और बीटा ग्लूकोज ही लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, लैक्टोज बता दिया, सुक्रोज बता दिया, माल्टोज बता दिया डाइसैकेराइड में। ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राइहेलोज भी डाइसैकेराइड का एक एग्जाम्पल होता है जो कि इंसेक्ट के लिम्फ में पाया जाता है, ठीक है। नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीसैकेराइड। देखो झुंड को ये याद रखो, आदमी जब अकेला चलता है तो लोग बहुत ज़्यादा उसको परेशान करते हैं, पर अगर जब आदमी झुंड में चलेगा तो उसको कभी भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही हमारे पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड को तोड़ना इज द इजीएस्ट थिंग।
जो चीज बिल्कुल अब सिंपल हो ही ना पाए वो है मोनोसैकेराइड, जिसको तोड़ तोड़ के दम निकल जाए वो है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जो टूट भी जाए और नहीं टूट पाए वो है डाइसैकेराइड। तो जो बिल्कुल ना माने वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं बड़े ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं। इनमें भी वही है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही पाया जाएगा। दो ग्लूकोज यूनिट के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही कहलाते हैं, ठीक है। सो पॉलीमर जो है ये बहुत सारे मोहन से बने हैं। आजा मोहन, चलो। तो ये मान नहीं रहे हैं, 10 से ज्यादा जितने भी होंगे। कितने बना दिए मैंने यार, मुझे तो गिन भी नहीं पा रही हूँ मैं। चलो इतने बना दिए मैंने, आई थिंक 10 से ज्यादा ही होंगे। ये सब क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड। तो भैया 1 है तो मोनोसैकेराइड, 2 से 10 है तो ओलिगोसैकेराइड, 10 से ज्यादा है तो पॉलीसैकेराइड। मोर देन 10 यूनिट इनटू अ शुगर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, दे आर थ्रेड्स, ठीक है। अब इतना लंबा तुम बना दोगे चेन तो वो कैसा दिखेगा बच्चों? थ्रेड जैसा ही तो दिखेगा। तो जब तुम इतनी लंबी चेन बना दोगे तो कैसा दिखेगा? थ्रेड जैसा ही दिखेगा, तो वूल जैसा दिखाई देता है, ठीक है। ओके, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें हम ग्लाइकन्स इनको कहते हैं। पॉलीसैकेराइड को हम क्या कह सकते हैं? ग्लाइकन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण सूचना जनहित में जारी ये है कि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते और ये स्वीट टेस्ट नहीं देते। सबसे ज़्यादा स्वीट टेस्ट कौन देता है बताओ मुझे? कौन देता है? ग्लूकोज, ठीक है, सुक्रोज, ये सब देती हैं। ऑल पॉलीसैकेराइड आर नॉन रिड्यूसिंग। इसका एक एंड पॉलीसैकेराइड का ये ऐसा रहता है कि एक एंड रिड्यूसिंग रहता है, दूसरा एंड नॉन रिड्यूसिंग रहता है, क्योंकि दूसरे एंड से हम बॉन्ड बनाते रहते हैं, ठीक है। तो एक एंड हमेशा का, जब पॉलीसैकेराइड चेन खत्म हो जाएगी तो हमेशा एक एंड जो है ना वो फ्री ही रहेगा, ठीक है। अगर उससे कुछ नहीं जोड़ना है तो एक एंड फ्री रहेगा। तो एक एंड बिल्कुल चेन का सबसे आखिरी वाला एंड जो है वो रिड्यूसिंग रहता है, बाकी नॉन रिड्यूसिंग ही मानी जाती है। चलो अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड का क्लासिफिकेशन मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, पर पॉलीसैकेराइड का क्लासिफिकेशन पढ़ाने के लिए मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। देखो, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल। पॉलीसैकेराइड बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में मैं 2 टाइप का क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। पहला मैं बता रही हूँ होमो पॉलीसैकेराइड, ठीक है। दूसरा मैं बता रही हूँ हेटेरो पॉलीसैकेराइड। नाम में ही काम छुपा है, नाम को जो बदनाम किया तो काम भी बिगड़ जाएगा। ओ मेरे साथी ध्यान से देखो, ठीक है। सो पॉलीसैकेराइड, ठीक, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड सिर्फ 1 टाइप की ही मोनोसैकेराइड से बने होते हैं, ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनो लिख देती हूँ बस में, ठीक है। तो होमोपॉलीसैकेराइड वो पॉलीसैकेराइड होते हैं जो सिर्फ 1 टाइप के मोनोसैकेराइड से बनते हो। ये मानेंगे नहीं, हमको तो और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इनको तो और ज़्यादा चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये कैसे बने रहते हैं? मोर देन 1 टाइप, ओके, मोर देन। हेटेरोपॉलीसैकेराइड मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। अच्छा, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स, मोनो लिख दे रही हूँ, सैकेराइड समझ जाना, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो होमोपॉलीसैकेराइड का कौन कौन सा है। होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या है वो? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन जो होता है ये ह्यूमन बॉडी का मेन स्टोरेज मटेरियल होता है। ग्लाइकोजन को हम लोग लिवर में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन को हम मसल में स्टोर करते हैं। जब बॉडी में इंसुलिन का लेवल, जब बॉडी में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो सेल को बोलती है, सुन क्या है कि ये जो है ना खाली पीली बॉडी जो है नाराज़ हो रही है, तो एक काम कर, तू यूज़ करने लग। तो सेल जो होती है फटाफट ग्लूकोज को यूटिलाइज करने लगती है, ठीक है। अब मान लो कि सेल यूटिलाइज कर चुकी है, सेल को उससे ज़्यादा नहीं करना है, तो क्या होगा बताओ मुझे? तो जितना भी जो ग्लूकोज है वो जा जाकर लीवर में स्टोर होता जाएगा और मसल्स में स्टोर होता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन।
अच्छा, मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था मैंने तब भी आपको बताया था देयर इज अ साइकिल कॉल्ड एज कोरी साइकिल विच रन्स इन बिटवीन द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड द मसल ग्लूकोज लेवल। ये पढ़ना आप, मैंने उसका लेक्चर लिया है कोरी साइकिल का, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इज द मेन स्टोरेज पार्ट, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा भी क्लासिफिकेशन बताऊंगी। पहला हो गया ग्लाइकोजन, दूसरा कौन सा हो गया भैया मेरे, दूसरा हो गया स्टार्च। स्टार्च, ठीक है। स्टार्च तो स्टोरेज मटेरियल है ही, ठीक है। स्टार्च जो है वो पौधों में भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। स्टार्च जो होता है आलू में, चावल में, रोटी में, सब में तो स्टार्च मिलता ही है, ठीक है। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, डन, कोई दिक्कत। नाउ उसके बाद एक और मैं लिखूंगी इसमें इन्यूलिन। इन्यूलिन बेटा मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे बच्चों, इन्यूलिन और इंसुलिन में कंफ्यूज नहीं होना है। बस एस का ही अंतर है, ठीक है, बस एस का ही अंतर है। जो एस हटा दोगे तो बन जाएगा इन्यूलिन, जो एस जोड़ दोगे तो बन जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, जबकि इन्यूलिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। डहलिया की जो रूट्स वगैरह होती हैं उनमें पाया जाता है इन्यूलिन, ठीक है। इन्यूलिन, ये जैसे ग्लाइकोजन एंड द स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज, बट इन्यूलिन इज द ओनली पॉलीसैकेराइड विच इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। ये याद रखना है अपने को, इट इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये याद रखना। अगर आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कौन सा पॉलीमर जो है वो फ्रक्टोज का है, तो आप खट से इन्यूलिन पे टिक कर सकते हो, ठीक है। नाउ होमोपॉलीसैकेराइड में मैं एक और एग्जाम्पल आपको लिख देती हूँ, वो है काइटिन। काइटिन, ठीक है। काइटिन क्या करता है, काइटिन आपको देता है सपोर्ट। काइटिन कहाँ पाया जाता है, फंगस की सेल वॉल पे पाया जाता है, और ये एक ही प्रकार की यूनिट से मिलकर बनता है जिसका नाम होता है नैग। नैग का फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि ये सिर्फ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन को आप रिपीट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, तो आपको एक पॉलीमर मिलेगा जिसे आप काइटिन कहते हो। ना बच्चों, अब आ जाओ हेट्रोपॉलीसैकेराइड में। हेट्रोपॉलीसैकेराइड में बच्चों हमको मोर देन वन टाइप की शुगर यूनिट्स को जोड़ना है। इसके अंदर सबसे पहला कौन सा आता है, पेप्टिडोग्लाइकन। सबसे पहले कौन आता है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल होता है, ठीक है। इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की अल्टरनेटिव यूनिट होती है, या इसको कलेक्टिवली हम नैग और नैम की अल्टरनेटिव यूनिट पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये एक शुगर है, ये दूसरी शुगर हो गई। ग्लूकोजामाइन इज व्हाट, इट इज अ मॉडिफिकेशन डेरिवेटिव ऑफ द मोनोसैकेराइड। अमाइन जोड़ दो ग्लूकोज में तो ग्लूकोजामाइन बन जाता है। तो पहला एग्जांपल हमने क्या पढ़ा, पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि नैग और नैम की अल्टरनेटिव यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं लिखने वाली हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हाइयालुरोनिक एसिड। हाइयालुरोनिक एसिड क्या है ये, कभी सोचा आपने? भाई ऐसा स्पर्म के हेड पर क्या पाया जाता है बच्चों मेरे, मुझे बताओ। ऐसा स्पर्म के हेड पर क्या है कि वो दंदना के ओवा के जो है छेदते हुए चला जाता है? आपको पता है जो ओवा होता है ना, उसमें ग्रैन्युलोसा सेल्स को जोड़ने के लिए या उनकी सेल्स को जोड़ने के लिए हमारे पास एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं हाइयालुरोनिक एसिड। हाइयालुरोनिक एसिड से ओवा की जो दीवारें होती हैं वो बिल्कुल स्टिक रहती हैं, फटती नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए स्पर्म के हेड पर एक ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो इस मटेरियल को तोड़ सके, इस पॉलीसैकेराइड को तोड़ सके। तो स्पर्म के हेड पर एक मटेरियल पाया जाता है जिसको आप कहते हैं हाइयालुरिनिडेज। हाइयालुरिनिडेज इसको छेदता हुआ स्पर्म के अंदर घुस जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तीसरा, अच्छा इसको तीसरा बताने से पहले मैं इसमें दो ही एग्जांपल बताऊंगी। इसके आप समझिए, इसमें भी दो चीजें होती हैं। एक होता है ग्लूकुरोनिक एसिड, इसमें पाया जाता है ग्लूकुरोनिक एसिड, और इसमें पाए जाते हैं नैग।
ठीक है। तो एक पाया जाता है इसमें ग्लूकुरोनिक एसिड या डी ग्लूकुरोनिक एसिड, कुछ भी बोल दो आप, और नैग। तो इसमें दो चीज़ें मिलती हैं, ग्लूकुरोनिक एसिड और नैग। इसमें नैम और नैग। तो आप देख रहे हैं कि उसमें एक से ज़्यादा टाइप की शुगर मिल रही है, इसमें है एक ही टाइप की शुगर मिल रही है। ये ग्लूकोज का पॉलीमर, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ये नैग का पॉलीमर है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ शुगर, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शुगर कह दे सकते हैं, अगर एक ही प्रकार की शुगर है, ठीक है, तो होमोपॉलीसैकेराइड। अगर पॉलीसैकेराइड एक ही प्रकार की शुगर से मिल रहा है तो होमो, और बहुत सारे टाइप की शुगर से मिलकर बन रहा है तो हेटेरो। तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ द monosaccharide. If we have similar monosaccharide on one polysaccharide, this is called as homo. If we have more than one type of monosaccharide, this is called as hetero. So on the basis of the similarity of the monosaccharide, similar है तो homo, नहीं है तो hetero. Now, अब मैं आपको बताती हूँ on the basis of function. ठीक है, आ जाओ। On the basis of the function. On the basis of the function, on the basis of the function, आ जाइए। On the basis of the function, polysaccharide can be of 3 types, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो। पहला होता है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, पहला है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। दूसरा है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तीसरा है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये देखिए, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ शुगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। स्टोरेज, अरे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी में हूँ मैं बच्चों, ठीक है। बोल दो मैडम दिल्ली बम्बई जाना है तो चली जाओ, काय के लिए यहाँ पर जो है तो इतना जोर जोर से दौड़ रही हो, धीरे धीरे नहीं लिख सकती क्या? चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे लिखती हूँ, आ जाओ। ये ई का मेरे साथ बहुत बड़ा इशू है, ई मैं पूरा नहीं लिख पाती। क्या होता है, जो लोग कर्सिव हैंड राइटिंग वाले होते हैं ना, वो ऐसे दौड़ाते रहते हैं, बस दौड़ाते रहते हैं। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि मैं साफ हैंड राइटिंग लिखूँ, पर मैं लिख नहीं पाती। मैं बहुत ही मजबूर और एक अबला नारी हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द राइटिंग, ठीक है। चलो, मुझे पता है कि तुम मेरा साथ दोगे, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों। अब हम बात करेंगे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड की। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऐसा पॉलीसैकेराइड जिसको हम स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। बताओ, आलू ज़्यादा नहीं खाओ क्योंकि उसमें बहुत सारी शुगर स्टोर होती है, ठीक है। तो पहला स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है स्टार्च। ज़्यादा आलू, मेरी मम्मी तो मुझे पूरे दिन बोलती बेटा वेजिटेबल खाया करो, आलू आलू मत खाया करो, कहाँ लगी रहती हो। पर आई लव आलू, क्या करूँ मैं। तो वहाँ पर बहुत सारा स्टार्च स्टोर है, चावल बहुत सारा स्टार्च स्टोर है, ठीक है। दूसरा है ग्लाइकोजन। ये तो मैंने आपको बताया ही कि भैया शरीर में अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए तो हम उसे लीवर और मसल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तीसरा कौन सा हो गया, इन्युलिन। इन्युलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है जो कि डहेलिया के रूट्स में स्टोर रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल, ऐसा पॉलीसैकेराइड बताओ जो सेल को स्ट्रक्चर देता हो, बताओ मुझे, ठीक है। काइटिन, काइटिन है, बोलो। और कौन है स्ट्रक्चरल में? अगार। अगार भी जो है एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है जो शेप देने का काम करता है, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हायाल यूरोनिक एसिड, जो कि ओवा की दीवारों पे पाया जाता है। अच्छा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड जानते हो क्या होता है? शुगर प्लस वाटर का जब रिएक्शन होता है तो एक स्टिकी पॉलीसैकेराइड बनता है, ठीक है। स्टिकी, इसे कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्यों ज़रूरी है? ताकि डिफेंस कर सके सेल, क्या कर सके, डिफेंस कर सके सेल, आसानी से मूव कर सके पॉलीसैकेराइड, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हिपैरिन, क्या है हिपैरिन? ब्लड के अंदर पाया जाने वाला जो है तो ब्लड के अंदर पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहलाता है। चिकना होता है ताकि ब्लड कहीं भी घूमे वो उसे जमने नहीं देता है, ठीक है। ऐसे ही केराटिन सल्फेट होते हैं। केराटिन बाल और नाखून वाले
ये भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, स्टोरेज, स्ट्रक्चरल, म्यूको। स्टोरेज स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन। स्ट्रक्चरल काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकिन भी इसके अंदर आएगा। एगार अगार म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइयालुरोनिक, हिपैरिन और केराटिन सल्फेट, और भी बहुत सारे हैं। पर आपको पढ़ना क्या है, आपको बहुत ही कम पढ़ने, वो पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। चलो, आपको मेन स्टार्च और ग्लाइकोजन पे फोकस करना है। इन्यूलिन का भी सवाल आ चुका है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो भैया, अब हम लोग एक एक करके इसका डिटेल देखते हैं। आ जाओ। केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट सब इसी के अंदर आते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड के अंदर। तो अगर किसी को चिकनी चमेली बनना है तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड दो उसको। चलो, हाँ, तो पॉलीसैकेराइड आर नॉन रिड्यूसिंग, ये याद रखना। पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर कर दूँ, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, पर पॉलीसैकेराइड का ना जो राइट हैंड साइड होता है, पॉलीसैकेराइड का जो राइट हैंड साइड होता है, आखिरी वाला राइट हैंड साइड, वो रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पॉलीसैकेराइड का आखिरी वाले शुगर का राइट हैंड साइड हमेशा जो है तो रिड्यूसिंग रहेगा। अब देखो, जैसे मैं हूँ, एक शिप्रा हूँ, अब अगर मुझे यहाँ से 500 शिप्रा को जोड़ना है तो मैं इस वाले हाथ से जोड़ते जाऊँ, लेफ्ट वाले से एक शिप्रा, फिर दूसरी शिप्रा, फिर 150 शिप्रा, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी हैं तो, पर ठीक है, अब जोड़ लो, 150 शिप्रा जोड़ दिए, पर आखिरी में मेरा राइट हैंड फ्री है ना, तो राइट हैंड साइड पर क्या जोड़ते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड पर हम लोग हमेशा क्या जोड़ते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ते हैं, बोलो बोलो ना, यहाँ पर पहले कार्बन पे हम एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते। तो हमेशा जो शिप्रा इतनी सारी जोड़ना है तो आप लेफ्ट हैंड से पकड़ती जाओ सारी शिप्रा को, पर आखिरी जो पहली शिप्रा थी उसका राइट हैंड हमेशा फ्री रहेगा और वो रिड्यूसिंग एंड होगा, ये याद रखना। वैसे पॉलीसैकेराइड को हम नॉन रिड्यूसिंग मानते हैं। याद आ गया, राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट समझ में आया आपको। चलो भैया, अब हम लोग बात करते हैं on the basis of the structure, on the basis of similarity of the sugar, there are 2 types of पॉलीसैकेराइड, एक होते होमोपॉलीसैकेराइड, एक होते हेटेरोपॉलीसैकेराइड। आ जाओ बच्चों, होमोपॉलीसैकेराइड जो है जो एक जैसा दिखे, इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर बताए थे ना, मैंने आपको इसमें सेल्यूलोज बताया था क्या, ठीक है, याद रखना। सेल्यूलोज होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। तो अगर एक ही प्रकार के शुगर से बने जा रहे हो तो आप होमोपॉलीसैकेराइड हो। जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द सेल्यूलोज स्ट्रक्चर, समझना, क्योंकि अब बनाऊंगी नहीं मैं, इतने सारे बना दिए, मुझे माफ कर दो भैया, ठीक है, बहुत सारे बना दिए ना मैंने। तुमको मोनोमर आता है ना, तो तुम जोड़ लोगे, टेंशन ना लो बिल्कुल। चलो भैया, ये क्या है, आ जाओ, देखो ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। ये है बीटा डी ग्लूकोज बच्चों, ये है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज है मतलब इनके पहले कार्बन पे बीटा है, मतलब क्या है, देखो मैं एक एक चीज तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से देखो इधर, ठीक है। तो अगर बीटा शुगर है तो इसके पहले कार्बन पे OH ऊपर की ओर होगा, है ना, और यही कार्बन, यही O जो है तो बॉन्ड बना रहा है, देख लो। अब बीटा डी ग्लूकोज का पहले कार्बन में जो है OH ऊपर की ओर है, इसलिए बीटा शुगर है। यहाँ पर भी पहले कार्बन पे OH जो है वो कहाँ पर है, पहले की ओर है। बना के दिखाऊं सेलुलोज का, तुमको चाहते हो बना के दिखाऊं, अभी लो, तुमको होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल मैं सिखा देती हूँ, टेंशन ना लो, मैडम तो है ना तुम्हारी। आ जाओ, बीटा डी ग्लूकोज बना लो पहले, आ जाओ, ये एक बीटा डी ग्लूकोज बना लिया, ये मैंने दूसरा बीटा डी ग्लूकोज बना लिया, ठीक है, ये मैंने तीसरा बीटा डी ग्लूकोज बना लिया। सेल्यूलोज बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, ओके। बीटा डी ग्लूकोज बना रहे हैं मतलब बच्चों हमारा OH कहाँ की ओर रहेगा, ऊपर की ओर, H कहाँ की ओर रहेगा, नीचे की ओर। OH कहाँ की ओर रहेगा, ऊपर की ओर, H कहाँ की ओर रहेगा, नीचे की ओर। OH कहाँ की ओर रहेगा, ऊपर की ओर, और H कहाँ की ओर रहेगा, नीचे की ओर, ठीक है, ओके। लेबल कर दूं मैं, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड को चली खुजली तो OH हो गया ऊपर। ये ग्लूकोज बनाते बनाते एक आध जगह कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए मेरे प्यारे बच्चों तो माफ़ करना, ठीक है, क्योंकि इतने OH लिख लिख के ना रात में मुझे ऐसा लगता है कि सो रही हूँ तो OH ही बनाती रहती हूँ मैं। इतना तो केमिस्ट्री वालों ने नहीं बनाया होगा, ठीक है, तुम्हारी मैडम को सब आता है, टेंशन ना लो, ठीक है, बना लें। तो ये क्या बना रहे हैं हम लोग, बोलोगे, सोचोगे, बताओगे मुझे, हम बना रहे हैं बीटा डी ग्लूकोज। चलो बच्चों, अब हमको क्या करना है,
देखो थोड़ा सा नंबरिंग कर लेती हूँ मैं। हमेशा हमको बनाना है बीटा D14 लिंकेज। सेल्यूलोज में हमको क्या बनाना है? बीटा D14 लिंकेज। सेल्यूलोज में बना के दिखाती हूँ ताकि तुमको भी प्रैक्टिस करने। कॉपी निकाल लो अपनी और सेल्यूलोज का डायग्राम बनाओ। कॉपी निकालो, डायग्राम ड्रॉ करो और देखो कितना आसान होता है ये। ठीक है, चलो निकाल ले बेटा, आ जाओ। इसका OH निकाल लो, इसका H निकाल लो, निकाल लिया। इसका भी OH निकाल लो और इसका H निकाल लो। निकाल लिए? कोई टेंशन तो नहीं? ये देखो बॉन्ड बना ले अब हम लोग। अब मैं ना लेबल वो नहीं करूँगी, नंबरिंग, ठीक है। अब मैं सीधे तुम्हें बॉन्ड बना के दिखा देती हूँ। ये देखो, ये देखो। चलो अब यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज यहाँ बना देती हूँ। आ जाओ बच्चों मेरे, आ जाओ, चलो आ जाओ। HO ये हो गया, ओके। नाउ O हो गया, O हो गया, ये बन गया बॉन्ड। देखो बना दिया ना बॉन्ड मैंने, बन गया ना बॉन्ड, बन गया ना बॉन्ड। देखो क्या बना, बीटा D14 लिंकेज। पहले कार्बन के OH ग्रुप को ले लो, सेकंड कार्बन के H को ले लो, H2O निकाल दो, बीटा D14 लिंकेज बन गया। हम लोग हर जगह पहले कार्बन पे OH को ऊपर रखना है, ठीक है, तभी ये कौन सा लिंकेज कहलाएगा? बीटा D14 लिंकेज कहलाएगा। ठीक है, तो पहले कार्बन से हमेशा चौथे कार्बन को जोड़ना है। ठीक है, बन गया, ये हो गया बीटा D14। देख लो चाहे तो, ये चौथा कार्बन है, पहला कार्बन है, चौथा कार्बन है, पहला कार्बन बना दिया मैंने, बन गया। किसका डायग्राम बन गया? सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का डायग्राम बन गया। ये क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है। ये क्या है मेरे बच्चों, मेरे लाल मेरे बच्चों, क्या है ये? होमोपॉलीसैकेराइड, जिसमें हम एक ही प्रकार की शुगर को यूज करते हैं और ऐसे बहुत सारी चेन जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। ठीक है, समझ गए ना आप बात मेरी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो पहले कार्बन का OH ले लो, दूसरे का H ले लो। ठीक है, तो पहले कार्बन को इन्वॉल्व करना जरूरी है लिंकेज में। क्यों? क्योंकि पहला ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आप देखो, मैं मिटा दूँ इसको। यही चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, देखो बना हुआ ना। अरे भैया, भैया मेरे, ये इनने ऐसा बनाया है, मैंने ना तुमको ऐसा बना दिया था, ऐसा। तो क्या गलत बनाया था? ऐसे तो ठीक तो बनाया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें कोई, अरे देख लो, तुम्हें यकीन नहीं है ना, तुम देखो अभी, अभी के अभी देखो, आ जाएगा अभी। ये देखो, ऐसे तो बनाया था। यहाँ पे नीचे एक H है, ऊपर एक H है। पूरा क्लियर करूँ? देखो इधर, यहाँ नीचे एक H है, ऊपर एक H है। ठीक है, तो ये कौन से हो गया? बीटा D14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा D भी लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेल्यूलोज, एक एग्जाम्पल सीख गए हम लोग बनाना, कोई टेंशन नहीं। ये है स्टार्च। ये क्या है? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च जो है ना, इसमें एक ही यूनिट बनी है। ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड ही है स्टार्च भी, पर स्टार्च का अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिट बनी है। पर स्टार्च बेसिकली 2 यूनिट से बनता है, एक होता है एमाइलोपेक्टिन, एक होता है एमाइलेज। ठीक है, तो होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड सीख गए हम लोग। ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड का पहला एग्जाम्पल हम सेल्यूलोज लेंगे। सेल्यूलोज का डायग्राम भी मैंने पढ़ा दिया है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, सेल्यूलोज लीनियर पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, जिसमें 6000 से 10,000 तक कौन से ग्लूकोज होते हैं? कौन से ग्लूकोज होते हैं? बीटा ग्लूकोज। ठीक है, बीटा ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि इसमें बीटा ग्लूकोज पाए जाते हैं। सेल्यूलोज क्या है बेटा? सेल्यूलोज मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का। सेल्यूलोज को हम लोग पचा नहीं सकते। कभी सोचा तुमने सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकते? ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर बैक करूँ ना, मुझे पूरा बैक करने दो, शायद मैं वो डायग्राम पा सकूँ। पा गई हूँ मैं, आ जाओ। एक चीज़ मैं तुमको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। तो हमने ये कौन सा बॉन्ड बनाया है? बीटा D14 लिंकेज या बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, हम लोग बार बार कहते हैं कि प्लांट को हम खा नहीं सकते। हम लोग हमेशा बार बार कहते हैं ना, प्लांट हम नहीं खा सकते। बिल्कुल सही बात है बेटा, हम प्लांट नहीं खा सकते। अगर खा लेते तो कितना अच्छा होता। क्यों? कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होते, बस बोलते जा बाहर, जा 2-4 पत्तियाँ खा के आ जा। मुझे भी थोड़ी देर पहले बहुत भूख लग रही थी, तो लगे मोबाइल पे ऑर्डर करने। ठीक है, प्लांट खाते तो कोई टेंशन ही नहीं होता, जाते गपा गपा गप 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 खा लेते तो कोई टेंशन ही नहीं होता। पता है क्यों नहीं खाते? ठीक है,
क्योंकि ये जो बीटा D14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको बीच में दिख रहा है ना, ये बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए ना हमारे पास ये एंजाइम नहीं है, बीटा D14 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। आपको बात समझ में आई कि क्यों हम पेड़ पौधों को पचा नहीं पाते। हमारे पेड़ पौधों के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है बच्चों मेरे, ठीक है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। दो सेल्यूलोज यूनिट के बीच में बीटा D14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, बट ह्यूमन बींग्स के अंदर बीटा D14 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए हम उस लिंकेज को तोड़ नहीं पाते, इसलिए हम सेल्यूलोज को पचा नहीं पाते। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? इसलिए हम उसको पचा नहीं पाते, इसलिए हम सेल्यूलोज कितनी भी खा लें हम नहीं पचा पाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एंजाइम टू ब्रेक दिस बॉन्ड। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस। नीट में ये सवाल आ सकता है कि क्यों नहीं पचा सकते, बिकॉज वी डोंट हैव एंजाइम फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द बीटा D14 ग्लाइकोसाइडेज बॉन्ड, ठीक है। Cellulose is the main component of the plant cell wall. In the wood there is 50% of cellulose. In the cotton there is a 90% of cellulose. पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो है आपका सेलुलोज। यूरोकॉर्डेटा में भी सेलुलोज लाइक मटेरियल होता है जिसको हम ट्यूनिसिन कहते हैं, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल सेलुलोज। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेयन फाइबर विच इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। ये समझ में आया आपको? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अब इतने सारे प्लांट तो हो गई। यूरोकॉर्डेटा हम लोगों ने पढ़ा, उसके ऊपर ट्यूनिकेटास कहते हैं इनको, ट्यूनिसिन पाया जाता है, वो भी सेल्यूलोज लाइक मटेरियल से ही बना होता है, इसको एनिमल सेल्यूलोज कहते हैं, ठीक है। हम इसे सिल्क बनाने में भी सेल्यूलोज का इस्तेमाल तो करते हैं सिल्क बनाने में, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखो, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। देखो ये इसका चौथा वाला कार्बन हमने यूज किया, इस वाली शुगर का पहला वाला कार्बन यूज किया, इस वाली शुगर का हमने पहला वाला कार्बन यूज किया, इसका चौथा वाला यूज किया। देख लो, लिख देती हूँ मैं, इसका पहला तो इसका चौथा, बन गया 1,4, इसका पहला तो इसका चौथा, बन गया 1,4, ठीक है। फिर इसका पहला तो इसका चौथा, बन गया 1,4। तो इस तरीके से हम बीटा D14 लिंकेज बनाते चले जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूनिट लगाते जाइए, बन जाएगा सेल्यूलोज। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द स्टार्च। शुरू करें स्टार्च के बारे में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्टार्च जो होता है ये मेन स्टोर्ड फूड है आपके प्लांट्स का, सबसे ज़्यादा स्टोर्ड। देखिए मैंने आपको जब बॉटनी पढ़ाई थी तो वो वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि मेन स्टोरेज पार्ट क्या होता है इस प्लांट का, वो होता है स्टार्च, ठीक है। अगर आपको उसे घुमाना है, ठीक है, तो वो होता है सुक्रोज, ओके। तो कुल मिला के हमें ये याद रखना है कि ये मेन स्टोरेज पार्ट होता है। आलू खाओ स्टार्च, चावल खाओ स्टार्च, तो ये सब क्या है? प्लांट ही तो है, ठीक है। ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं फिर आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, ये वाला देख लें, क्या अच्छा बढ़िया दिख रहा है, सुंदर सा दिख रहा है। तो स्टार्च जो होता है वो बेसिकली दो यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है एमाइलोपैक्टिन, दूसरा होता है एमाइलोज, ठीक है। एमाइलेज तो एंजाइम होता है, ठीक है। हाँ, ये भी चीज़ मुझे याद आ गई कि जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज वो किसको ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च को ही तो ब्रेक डाउन करता है। तो स्टार्च किन चीजों से मिलकर बना है? एमाइलोपैक्टिन और एमाइलोज। सोचो ना, हमने पढ़ा है ना बकल कैविटी में कि स्टार्च किससे डाइजेस्ट होता है बच्चों। थोड़ा सा इंटरेस्ट लो बेटा, बायोमोलिक्यूल को जब तक हम इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे वो कभी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। सेलुलोज तुम्हें कितने अच्छे से सिखाया मैंने, बना बना के सिखाया, अब क्या करूं? थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तुमने कितने अच्छे से मोनोसाइक्राइड इतने सारे 2000 बच्चों ने एक बार में ही देख लिया, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, हैं। तो क्या देखा हम लोगों ने कि एमाइलेज क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज क्या है? माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ये कैसे बनता है? 2 अल्फा ग्लूकोज को जोड़ के, ठीक। चलो, एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो इन यूनिट्स को तोड़ता है। ये यूनिट्स किसकी हैं? स्टार्च की। तो स्टार्च दो चीजों से मिलकर बना, एमाइलोपैक्टिन और एमाइलोज, ठीक है। अब दोनों का स्ट्रक्चर देखो, दोनों का स्ट्रक्चर देखो आप, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। ये जो एमाइलोज होता है ना, ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल। एमाइलोज कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल, ये नहीं घुलते। हाँ, ठीक है। देखो, अच्छा एक चीज और याद रखना,
आपको पता है यहाँ पर ना आयोडीन फंस जाता है इनके हेलिक्स के बीच में, ये इनके हेलिक्स के बीच में, बेचारों के बीच में आयोडीन फंस जाता है, तो ये हमेशा आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। स्टार्च हमेशा आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है क्योंकि स्टार्च जो है वो 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज आपको हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जबकि एमाइलोपेक्टिन आपको ब्रांच दिखाई दे रहा है। स्टार्च और ग्लाइकोजन में अंतर यह है कि ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होता है, स्टार्च उतना ज्यादा ब्रांच्ड नहीं होता। स्टार्च की जो एमाइलोपेक्टिन जो यूनिट होती है ये ब्रांच्ड होती है, जबकि एमाइलोज जो होती है वो हेलिकल होती है। इस हेलिक्स के बीच में फंस जाता है आयोडीन, जिसकी वजह से ये आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देती हैं। आयोडीन टेस्ट क्या करती हैं? पॉजिटिव देती हैं, ठीक है। आयोडीन टेस्ट में ये ब्लू कलर देंगी, क्या देंगी? ब्लू कलर देगी ये यूनिट, जबकि ये भी आयोडीन टेस्ट में क्या देगी? ये आयोडीन टेस्ट में आपको रेड कलर देगी, ठीक है। आयोडीन टेस्ट में क्या कलर देगी? रेड कलर देगी। तो ये जिसमें आयोडीन फंसा रह जाता है, इसलिए आयोडीन टेस्ट वो वाली यूनिट पॉजिटिव देती है, मतलब ब्लू कलर प्रोवाइड करती है। पूरे स्टार्च में एमाइलोज जो होता है ना वो बेचारा बहुत कम होता है, 15 to 20%। ये कितने होते हैं? 85%। ये पूरे स्टार्च में इसका मात्रा कितना है? मात्र 15 से 20%। इसकी मात्रा कितनी है? 85%। ये याद रखना है। ये कैसा होता है? अनब्रांच्ड। ये कैसा होता है? अनब्रांच्ड। दिख रहा है क्या? ब्रांच नहीं दिख रहा है ना, अनब्रांच्ड होता है। ये हेलिकल होता है। कैसा होता है? ये लिख सकते हैं हम लोग। ये कैसा होता है? ब्रांच्ड, ठीक है, ओके। ये होता है अनब्रांच्ड, ये होता है ब्रांच्ड, वो होता है हेलिकल, ये हेलिकल नहीं होता है, ठीक है। कितनी यूनिट मिले इसमें? एमाइलोपेक्टिन की करीब 2000 से 2 लाख तक, 3, ठीक। तो करीब 2000 से 2 लाख तक एमाइलोपेक्टिन जो है जुड़ते हैं, तब एक पूरा एमाइलोपेक्टिन का चेन बनता है। समझ में आई बात? ओके, डन। जबकि ये कैसा होता है? छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, 200 से 2000, ठीक है, ठीक है। देख रहे हैं आप? कोई दिक्कत? एक इतने सारे ग्लूकोज आपने जोड़े, इतने सारे एमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज जोड़े, कितने? करीब 2 लाख, तो एक एमाइलोपेक्टिन बना। जबकि इसमें आपने सिर्फ कितने जोड़े थे? 2000, तो क्या बना? एमाइलोज बना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसमें जो लिंकेज पाया जाता है, किसमें? हाँ, तो एमाइलोज में जो लिंकेज पाया जाता है ये होता है अल्फा 1,4। ये लीनियर लिंकेज होता है, लीनियर, ठीक है। इसमें जो लिंकेज पाया जाता है, हाँ, इसमें जो लिंकेज पाया जाता है वो होता है अल्फा 1,6, ठीक है। तो जहां पर भी ब्रांच जोड़नी हो वहां पर अल्फा 1,6, और जहां पे लीनियर चेन जोड़नी हो वहां होता है अल्फा 1,4। एग्जाम्पल समझ लो आप लोग थोड़ा सा, तो और क्लियर हो जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया कि हमारे स्टार्च में 2 यूनिट होती हैं। पूरा जो स्टार्च है वो ग्लूकोज से मिलकर बना है, पूरा स्टार्च। स्टार्च क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है ना, तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल तो हम ले नहीं सकते, होमोपॉलीसैकेराइड है, मतलब एक ही प्रकार की शुगर से मिलकर बना होगा। तो पूरा जो स्टार्च है वो किससे मिलकर बना है? ये बना हुआ है एक ही प्रकार की शुगर से। डन। इसमें एक स्टार्च में 2 यूनिट होती हैं मेरे लाल, मेरे बच्चों, ध्यान से देखो। एक होता है एमाइलोपेक्टिन, ये खूब सारी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है, खूब सारी। ये कम ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है। इसके हेलिक्स के बीच में आयोडीन फंस जाता है, इसलिए आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है। ये आयोडीन के साथ रेड कलर देता है, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं, ये ब्रांच्ड होता है, ये अनब्रांच्ड होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। जब इसे बनाना है, इसे बनाना है, तो कौन सा लिंकेज लोगे? 1,4, ठीक है, 1,4। तो लीनियर लिंकेज बनाना है तो 1,4, ब्रांच लिंकेज बनाना है तो 1,6। आ जाओ, अब एक स्टार्च का डायग्राम देख लेते हैं ना, तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, चलो देखो। हाँ, तो कहाँ थे? तो स्टार्च जो होता है बेसिकली 2 यूनिट से मिलकर बना। थोड़ा डिटेल पढ़ लिया था क्या हम लोगों ने स्टार्च से? का डिटेल हो गया था क्या? हाँ, तो इट गिव्स ब्लू कलर विद द आयोडीन, ठीक है। स्टार्च कंटेन 2 टाइप्स ऑफ चेन, वन इज द एमाइलो, सेकेंड इज द एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है वो मैक्सिमम 1000 ग्लूकोज हो सकते हैं, 2000 लिखा था मैंने, ठीक है। 200-300 ग्लूकोज यूनिट अरेंज इन द अनब्रांच 1,4 लिंकेज। जबकि एमाइलोपेक्टिन में क्या बताया? 1,6। तो जब भी आपको कोई ब्रांच जोड़नी है बच्चों, क्या जोड़नी है? ब्रांच, तो कौन सा लिंकेज है? एमाइलोपेक्टिन। जब लीनियर चेन जोड़ना है तो एमाइलोज। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ यूनिट प्रेजेंट इनटू द स्टार्च, वन इज द एमाइलोज, सेकेंड इज द एमाइलोपेक्टिन। चलो आ जाओ देख लो।
सबसे पहले एमाइलोज बनाया है और ये एमाइलोपेक्टिन बनाया है। अच्छा देख लो कैसे बनाया। 1,4 लिंकेज बनाने में तो कोई परेशानी नहीं है भाई, अल्फा 1,4 लिंकेज बनाने में तो कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। ये कैसा है, अल्फा 1,4 लिंकेज के साथ आपने ब्रांच जोड़ दिए, देखो कैसे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ये नीचे जो चेन चल रही है, ये है अल्फा 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके साथ इस 1,4 लिंकेज के साथ आपने 1,6 लिंकेज जोड़ दिया है। बना के बताऊं क्या आपको कि अब बन जाएगा? चलो देखो छोटा सा बना देती हूँ। ये है अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक है। 1,4 लिंकेज कैसे बनाते हैं, ऐसा अल्फा बनाना है तो पहले कार्बन पर OH क्या करना पड़ेगा, नीचे, और H करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ठीक है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ये बन गया। 1,4 लिंकेज बनाना है, पहले कार्बन पर OH नीचे रखिए, H ऊपर रखिए, ठीक है। और क्या करोगे, और क्या कर सकते हो तुम, और कर सकते हो ये CH2OH, CHOH, OHH और HOH। अब इससे पानी निकाल लो, पानी निकाल लो, ठीक है, पानी निकाल लो। अभी ध्यान से सुनते जाना, अभी बना रहे हैं हम लोग अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा ही है ग्लूकोज। जब हमने अल्फा 1,4 लिंकेज बनाया तो हमें मिला ये, ध्यान से देखते जाना क्योंकि जगह कम है, हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए आपको, पर ध्यान से देखते जाओ। OH OH H, इनके बीच में 1,4 लिंकेज बना लिया हम लोगों ने, बना लो ऐसे करके, 1,4 हो गया ये। H OH OH H H OH CH2OH। अच्छा अब ध्यान से समझना, इसके नीचे से हमें एक ऐसी ही 1,4 चेन को जोड़ना है, 2 1,4 लिंकेज वाली चेन को हमको साथ में जोड़ना है। ध्यान से देखना, तो बेटा हम कैसे जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे बाय द, कैसे जोड़ेंगे हम जोड़ेंगे बाय द 1,6 लिंकेज। कैसे जोड़ेंगे हम, बाय द 1,6 लिंकेज। ध्यान से देखते जाओ, पहले मैं ये HOH लिखते लिखते तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा। चलो अब ये भी अल्फा 1,4 है, ठीक है, मैं दूसरा कलर लेती हूँ। ये भी अल्फा 1,4 है, दोनों चेन अल्फा 1,4 ही हैं। अब दोनों अल्फा 1,4 को कैसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, सोचो कैसे जोड़ोगे, आ जाओ ना, जोड़ लेते हैं ना। तो ये है पहला कार्बन बच्चों, ये है पहला कार्बन और ये है छठवां कार्बन। अब इस पहले कार्बन से छठवें कार्बन को आपको जोड़ना है, तो ले लो इसका OH और इसका H और निकालो पानी, और निकालो पानी। जब पानी निकाल लोगे तो क्या बनेगा, जब पानी निकाल लोगे तो क्या बनेगा, अब ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए आपको गड़बड़ी दिख सकती है, जगह की कमी है, थोड़ा सा यहाँ से बना देती हूँ। ये देखो, ये देखो, हाँ देखते जाओ ध्यान से। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर H है, यहाँ पर O आ गया और इसके छठवें कार्बन से हमने जोड़ दिया। ये देखो, ये हो गया 1,6 लिंकेज। ये क्या हो गया, अल्फा 1,6, ये हो गया अल्फा 1,4। ठीक, तो क्या कर रहे हो आप, देख लो ध्यान से देखो, ये है अल्फा 1,4 लिंकेज, ये भी है अल्फा 1,4 लिंकेज। अब हमें एक अल्फा 1,4 लिंकेज से दूसरे अल्फा 1,4 लिंकेज को जोड़ना है, ठीक है। अल्फा 1,4 लिंकेज सीरियली चले जा रहा है तो ये क्या है, ये है एमाइलोज, ब्रांच है तो इट इज कॉल्ड एज एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो अब इसको आप जोड़ लीजिए, पहले कार्बन, ठीक है, अल्फा 1,4 लिंकेज, पहले अल्फा 1,4 लिंकेज की चेन से उसके पहले कार्बन के OH को लीजिए और दूसरे अल्फा 1,4 लिंकेज के छठवें कार्बन के H को लीजिए और फिर इससे पानी रिमूव कर दीजिए, बचेगा O, तो पहले कार्बन से छठवें कार्बन को O के थ्रू जोड़ दीजिए। इट इज कॉल्ड एज अल्फा 1,6 लिंकेज। क्या कहलाए ये, अल्फा 1,6 लिंकेज। देख लीजिए एमाइलेज बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे मैंने बनाया है, अल्फा 1,4 लिंकेज। एमाइलोपेक्टिन आपने कैसे बनाया, 1,6 लिंकेज, ठीक है। कैसे 1,4 वाली चेन को दूसरे 1,4 वाली चेन से जोड़ दीजिए,
पहले 1,4 वाली चेन के पहले कार्बन से दूसरे 1,4 वाली चेन के छठवें कार्बन से जोड़िए, सीधे 1,6 लिंकेज, बिल्कुल लीनियर लिंकेज है, ठीक है। तो जब आप ब्रांच किसी चीज की जोड़ रहे हो, दो ब्रांचेस जोड़ रहे हो, तो आपको 1,6 लिंकेज यूज करना पड़ेगा, और जब लीनियर शुगर जोड़ रहे हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा अल्फा 1,4। इतने क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भैया, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि स्टार्च को अगर हम फ्रैक्शनाइज करें, स्टार्च को फ्रैक्शनाइज का मतलब स्टार्च एक पाउडर ही होता है, पाउडर अगर उसको देखो, स्टार्च इज द स्टोरेज फॉर्म। अगर जैसे मान लो, अरे आलू देखा ना, आलू, ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आलू से सफेद कलर निकलता है। पता है वो सफेद कलर किसका है? वो सफेद कलर इसका है, एमाइलोज का, क्योंकि एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, एमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो जो आलू से सफेद कलर निकल रहा है वो एमाइलोज निकलता है, समझे? चावल से जो सफ़ेद कलर निकलता है वो एमाइलोज निकलता है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। और स्टार्च में पाया जाने वाला एमाइलोज ही जो है स्टार्च पॉजिटिव टेस्ट, आयोडीन पॉजिटिव टेस्ट देता है, क्योंकि उसके हेलिक्स में आयोडीन फंस जाते हैं, और जिसमें भी आयोडीन रहेगा वो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया कि जब हम स्टार्च को तोड़ें, अगर हम स्टार्च को फ्रैक्शन करके फिल्टर करें, तो दो चीजें उससे निकलेंगी, एक निकलेगा एमाइलोपेक्टिन और एक निकलेगा एमाइलोज। एमाइलोज कैसा है? स्ट्रेट चेन ऑफ द ग्लूकोज, जिसमें अल्फा 1,4 लिंकेज पाया जाता है। ये है अल्फा 1,4 लिंकेज, मतलब ये है अपना एमाइलोज। क्या है ये? अपना एमाइलोज। और ये है अपना अमाइलोपेक्टिन, दिस इज आर एमाइलोपेक्टिन। अच्छा, अल्फा 1,6 लिंकेज पाया जाता है एमाइलोपेक्टिन में। 1,6 लिंकेज आपको ग्लाइकोजन में भी समझना है, तो टेंशन नहीं लो आप, ठीक है। आ जाओ, डन, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब तो ये स्टार्च हो गया, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। स्टार्च में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो बच्चों, आगे आ जाओ मेरे बच्चों। ओके, लुक एट दिस, यहाँ पे बनाया है, ये देखो, एमाइलोज कौन सा लिंकेज है? अल्फा 1,4। मैं लेबल कर दूँ मैं लेबल? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये 1 है, ये 4 है, इनके बीच में लिंकेज बना। ये 1 है, ये 4 है, इनके बीच में लिंकेज बना, तो ये कौन सा लिंकेज हो गया? अल्फा 1,4, ठीक है। ये पूरी स्ट्रेट चेन है, और ये एक स्ट्रेट चेन है, इनके बीच में जो लिंकेज बना वो है अल्फा 1,6। तो हमेशा जो कोई ब्रांच रहती है ना, तो उसमें 1,6 लिंकेज पाया जाता है। देखो, ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, दोनों ब्रांच को आपस में जोड़ना है, तो कौन सा लिंकेज इस्तेमाल करोगे? अल्फा 1,6 या 1,6। बीटा ग्लूकोज भी तो हो सकते हैं। अल्फा 1,6 लिंकेज पाया जाएगा जब आपको दो लीनियर चेन जोड़नी है, और जब लीनियर चेन बनानी है तो कौन सा लिंकेज पाया जाएगा? अल्फा 1,4, ठीक है। चलो, अब आ जाओ ग्लाइकोजन, ठीक है। शुरू करें ग्लाइकोजन, स्ट्रक्चर से ही शुरू करते हैं। हाँ, तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ग्लाइकोजन हम कब बनाते हैं? ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन हम कब बनाते हैं। ग्लाइकोजन हम तब बनाते हैं जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आपकी बॉडी में पेंक्रियास के बीटा सेल से, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से एक स्पेशल टाइप का हार्मोन निकलता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। मेरी बात समझ में आई कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? इस इंसुलिन से, ठीक है, हम क्या करते हैं? या तो हम सेल को बोलते हैं जा सिमरन ग्लूकोज पी ले, या तो हम बोलते हैं कि ना सिमरन अब तू ग्लूकोज ना पी, क्योंकि तूने बहुत ज्यादा पी लिया है, और ज्यादा पिएगी तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो बोलते हैं जाओ राज, मतलब लीवर, तुम पकड़ लो इसे, ठीक है। तो इंसुलिन क्या बोलता है? राज को पकड़वा देता है सारा ग्लूकोज, लीवर को जाके पकड़वा देता है, ले तू स्टोर कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम ग्लूकोज का पॉलीमर बनाते हैं तो हमें एक होमोपॉलीसैकेराइड मिलता है जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोजन जो है वो मसल और लीवर में स्टोर हो सकता है, पर 80% जो आपके शरीर का ग्लाइकोजन होता है वो लीवर में ही स्टोर होता है। ब्लड ग्लाइकोजन, ब्लड ग्लाइकोजन और मसल ग्लाइकोजन के बीच में एक साइकिल चलता है जिसे हम कोरी साइकिल कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया है, लेक्चर लगाओ उसका, ठीक है। चलो, तो ग्लाइकोजन बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों मेरे? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, ठीक है। ग्लाइकोजन जो है वो लीवर और मसल में स्टोर कराया जाता है। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं।
जैसे पौधों में स्टार्च को स्टोर करते हैं, वैसे ही एनिमल में ग्लाइकोजन को स्टोर करते। सीधी बात, नो बकवास, वैसा ही है भी ग्लाइकोजन, ठीक है। अच्छा, आपको अल्फा 1,6 लिंकेज वहां पे गोचू पोचू हो गया था ना, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ग्लाइकोजन जो है उसमें करीब 90,000 ग्लूकोज होते हैं। ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर है जिसमें 1,4 लिंकेज जहां अनब्रांच्ड पार्ट में होता है और 1,6 लिंकेज ब्रांचिंग पार्ट पे होता है। रेड कलर देते हैं आयोडीन के साथ। ये है स्टोरेज फूड ऑफ द फंजाई टू, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओह व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ, रुक जाओ। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोरेज पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो 90,000 ग्लूकोज यूनिट, तो ऐसा वैसा नहीं है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या अंतर होता है। स्टार्च जो होता है वो कम ब्रांच्ड होता है, जबकि ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वैसा ही है, इसीलिए स्टार्च जैसा ही होता है, इसीलिए इसको आप एनिमल स्टार्च भी कहते हो, ठीक है। आ जाओ स्ट्रक्चर बना लें, आ जाओ स्ट्रक्चर बनाए। ये क्या हुआ, चलो थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। चलो, तो ये क्या हुआ, ग्लाइकोजन का अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी। आ जाओ, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ना बिल्कुल स्टार्च की तरह है, बिल्कुल स्टार्च की तरह। नहीं यकीन आता, तुम देख लो, ऐसा ही है। चलो बना ही देते हैं, अब तो बहुत हो गया क्यों बच्चों। अब मैडम आप बना ही दो, ठीक है। अब मैडम आप तो बना ही दो। देखो भैया, यहाँ पे पहले मैं ना आपको समझा देती हूँ, फिर बनाती हूँ। देखो ये है एक ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज लिया है तो OH नीचे है इसका, बिल्कुल सीधा सटीक डायग्राम है इसका। हमने अल्फा ग्लूकोज लिया है तो OH किसा है इसका, नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। अल्फा ग्लूकोज लिया है इसलिए OH हमेशा नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप ये एक पूरी चेन चली जा रही है, ये यहाँ पर भी एक चेन चली जा रही है, यहाँ दिख नहीं रही है पर है, ठीक है। अब इस चेन के यहाँ पर भी आपको अल्फा 1,4 लिंकेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस चेन को इस चेन से जोड़ना है, इस चेन को इस चेन से जोड़ना है ना। तो बेटा अल्फा 1,4 लिंकेज जो है, आपने पहले वाले शुगर का 1 कार्बन इन्वॉल्व किया, दूसरे वाले शुगर का चौथा वाला कार्बन इन्वॉल्व किया, तो दूसरे वाले शुगर का एक कार्बन फ्री हो गया ना, 1 वाला। पहले वाले कार्बन का फर्स्ट शुगर इन्वॉल्व किया, दूसरे वाले कार्बन का 4th शुगर इन्वॉल्व किया, तो बनाया आपने अल्फा 1,4 लिंकेज। अल्फा 1,4 लिंकेज कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। फिर अल्फा आपने 1 छोड़ दिया, इससे फिर चौथे से जोड़ दीजिए तो 1,4 लिंकेज बन जाएगा, ठीक। अब आप मेरी बात सुनोगे ध्यान से। अब ऊपर भी एक चेन चलती जा रही है। अब ऊपर वाली चेन को नीचे वाली चेन से जोड़ना है, तो क्या करोगे, तो हर समय ऐसा होता है ना, जब एक चेन टर्मिनेट होती है तो उसका राइट हैंड साइड जो होता है वो क्या रहता है, ये वाला जो एंड रहता है फर्स्ट कार्बन का एंड, वो फ्री ही हो जाता है। उस वाले कार्बन के एंड को हमें 6th वाले कार्बन से जोड़ना है। अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पे मैं खुद भी बना के दिखाऊंगी, अभी टेंशन ना लो तुम, ठीक है। तो ये एक अल्फा 1,4 चेन चली जा रही है, ठीक, चली आ रही। लास्ट वाले में हमेशा फर्स्ट वाला कार्बन फ्री हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो चेन है इसका अटैचमेंट इस वाली चेन से हो जाए, तो क्या करो, इस वाले कार्बन को अटैच करो 5वें नंबर वाले कार्बन से थ्रू द ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एज 6वें वाले कार्बन से, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा 1,6 लिंकेज। आओ बताती हूँ, इसके लिए भी हमने क्या इस्तेमाल किया है, कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, कुछ भी कर लो। पहले हमें बनाना पड़ेगा क्या, ग्लूकोज। कितने ग्लूकोज बनाऊं तुम बताओ, मैं बनाती हूँ 3 ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या हुआ, ठीक है, मैंने बनाए 3 ग्लूकोज, ठीक है। कौन से ग्लूकोज बनाने हैं मुझे, अल्फा ग्लूकोज बनाने हैं। बना लीजिए मैडम अल्फा ग्लूकोज, OH को नीचे रखिए अल्फा ग्लूकोज में, ठीक है। तीसरे को मंचला बना लीजिए मैडम आप, ठीक है। ये हो गया 5वां कार्बन, ये हो गया 6वां कार्बन, ठीक है। यहाँ पर भी बना लीजिए आप पहला कार्बन, दूसरा कार्बन,
तीसरा कार्बन, ठीक है, चौथा कार्बन, ठीक। यहां पे भी बना लीजिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवा कार्बन। अच्छा, अब ये ऐसी चेन ना नीचे भी बनानी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत है यार, पर तुम्हें समझाने के लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। ना 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 ना, ऐसा ना सोचना बच्चों, ना ना ना, ऐसा तो लोग कहते हैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएंगे, जान दे देंगे। तो हम पढ़ाने के लिए जो है तो मेरी जान लोगे क्या तुम? तो बना लो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। ग्लूकोज बना बना के इतने बार ग्लूकोज सोचो मैंने बनाया है कि मुझे पूरा स्ट्रक्चर रट गया है। ऐसे ही तुम्हें भी रट जाना चाहिए। जब तक तुम्हें ना रटे, देखो मैंने तो फर्स्ट कार्बन से इसको शुरू भी नहीं किया, फिर भी देखो मेरे हाथ जो है दनादन चले जा रहे हैं कि मुझे पता है कि फर्स्ट कार्बन में क्या आना है। फिर मैं कहीं से भी शुरू कर दूँ, मुझे तो रात में उठा के बोलो मैडम जरा सा ग्लूकोज बना दो जरा डी फॉर्म वाला, तो मैं तो बिल्कुल बिना मुंह धोए भी तुम ग्लूकोज बना के दिखा सकती हूँ मैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, जो मन करे वो, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो इनके बीच में बनाना है 1,4 लिंकेज, ठीक है। बनाओ 1,4 लिंकेज। इससे आप निकालो, अब मैं रेड कलर से लिख रही हूँ, इससे आप निकालो एक H2O, निकालो H2O, इससे भी एक H2O निकालो, इनसे भी एक H2O निकालो, इनसे भी एक H2O निकालो, निकालो। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन। इससे निकालो। जब तुम H2O निकाल दोगे तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं अब सीधे सीधे तुम्हें बॉन्ड बना के बताऊंगी। तुम्हारे बीच में बना ये बॉन्ड, ठीक है, तुम्हारे बीच में बना ये बॉन्ड। अब मैं सारे यहाँ के बीच के बॉन्ड मिटा दे रही हूँ, और क्योंकि मैंने पानी निकाला है तो एवरीवन शुड नो कि इनके बीच में मैडम कौन सा बॉन्ड बनाएंगी, अल्फा 1,4। कौन सा बनाया मैंने मेरे प्यारे बच्चों? मैंने बनाया अल्फा 1,4। गिनती करूं क्या? मैं करूंगी, मैं नहीं मानूंगी। 2, 3, 4, फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व किया, फर्स्ट, 2, 3, 4, चौथा, तो 1,4 बना। चौथा इन्वॉल्व किया, 1,4 बना। ये है चौथा कार्बन, ये है पहला कार्बन, 1,4 बना। ये है चौथा कार्बन, ये है पहला कार्बन, 1,4 बना। तो आपने भी 1,4 लिंकेज बना लिया। कौन सा लिंकेज बना लिया? 1,4। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं चाहती हूं कि ये वाली चेन इस वाली चेन से जुड़ जाए। ये क्या है? अल्फा 1,4। कौन सा लिंकेज है इसमें? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। हम लोग बना क्या रहे हैं? हम ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। अब समझो, मैं चाहती हूं कि ये वाली चेन इस वाली चेन से जुड़ जाए, तो क्या करूंगी मैं? ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है इसका, ये तीसरा है, वो चौथा, चौथा पहले के साथ उधर इन्वॉल्व हो गया। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा उधर पहले के साथ इन्वॉल्व है। अब मेरा मन है क्या है? ये है चौथा कार्बन, ठीक है, ये है पांचवा कार्बन, ये है छठवा कार्बन। मैं यहाँ पे भी लिखूंगी चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवा कार्बन। छठवा को ध्यान देना। अब मैं चाहती हूँ कि पहला वाला कार्बन छठवे वाले कार्बन के साथ जुड़ जाए। मैं क्या करूँ मेरे लल्ला? मुझे बताओ क्या करूँ मैं? बताओ 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 क्या करूँ? मैं इसका OH ले लूँ और इसका H ले लूँ। ले लो, OH ले लो और H ले लो। OH और H ले लोगे तो इससे क्या निकाल लोगे बेटा? पानी। क्या निकाल लोगे? पानी। निकल गया। पानी निकाल दोगे तो H मिटा दो यहाँ का, और इसका OH मिटा दो। मिटा दिया मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, तो कहाँ थे अपन कि इसका अपन ने OH मिटा दिया, इसका H मिटा दिया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि देखो ध्यान से, ये बन जाएगा इसके साथ बॉन्ड। ये देखो कौन सा कार्बन है? ये कौन सा कार्बन है? पहला कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? छठवा कार्बन। बना? बोलो। तो ये कौन सा लिंकेज है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इससे आपने पानी निकाला है। ये कौन सा बॉन्ड है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नहीं यकीन आता? नहीं आता हमें यकीन, ठीक है, नहीं आता हमें यकीन। देखो CH2OH, फिर से दिखाती हूँ मैं तुम्हें। नहीं आता यकीन तो कोई बात नहीं है, मैं पूरा मिटा देती हूँ। मैं फिर से तुम्हें दिखाती हूँ हमने किया क्या। देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, हैं, यहाँ से ले लो H, यहाँ से ले लिया OH, बन गया। H2O निकाल दिया तुमने।
अब CH2O बचा, इधर कुछ नहीं बचा, मिटा दो इसको, मिटा दो, मिटा दो, CH2O बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा, जोड़ दो, CH2 के पास O बचा था ना, तो O ले लो सेंटर पे, ये बना दो इससे, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, अल्फा 1,6 ग्लाइको, यहाँ H2O निकालो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। सो ग्लाइकोजन इज अ हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन एक बहुत ही ज्यादा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें दनादन 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 ग्लूकोज की सीधी सीधी चेन चली जा रही है, पर इतनी लंबी लंबी 90 हजार ग्लूकोज की चेनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा ना, तो हम जोड़ेंगे उसको अल्फा 1,6 लिंकेज से। कैसे जोड़ेंगे, अल्फा 1,6 लिंकेज से। और जब आप इतनी बड़ी बड़ी ग्लूकोज यूनिट को अल्फा 1,6 लिंकेज से जोड़ देते हो, तो इसे हम कहते हैं क्या बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। चलो देख लो, देख लो, पहले वाले कार्बन से हम लोगों ने सिर्फ H लिया था, ठीक है, ओके। दूसरे वाले से OH दोनों ले लो, ठीक है, जोड़ दो, जोड़ दिया, ठीक है, बन गया 1,6 पहले वाले से छठवें वाले को, डन। आ जाओ, अब हम आते हैं थर्ड होमोपॉलीसैकेराइड विच इज द काइटिन। काइटिन, काइटिन जो होता है, अच्छा ग्लाइकोजन लीवर और मसल में होता है, बता दिया था मैंने, ठीक है, ये सब हो चुका था, ये कहानी हो गई, ओके। ग्लाइकोजन फंजाई में भी स्टोर होता है, ओके। नाउ काइटिन, काइटिन जो है ये भी एक होमोपॉलीसैकेराइड ही है। काइटिन जो होता है ये N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, काइटिन N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का रिपीटेटिव यूनिट होता है। N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन को हम NAG कहते हैं। N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन क्या है बेटा, ग्लूकोज में अमाइन जोड़ दिया तो ग्लूकोजामाइन बन गया। अभी स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, और उसके साथ एक एसिटाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, बार बार रिपीटेटिव करते रहिए, उसको करते रहिए तो बनेगा N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का रिपीटेटिव यूनिट। मतलब NAG जोड़ दो, फिर NAG जोड़ दो, फिर NAG जोड़ दो, पर NAG और NAG के बीच में लिंकेज कौन सा होना चाहिए, β1,4 लिंकेज। कौन सा लिंकेज होना चाहिए, β1,4 लिंकेज। काइटिन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आर्थ्रोपोड्स का। हम लोग अभी कॉकरोच पढ़ने भी वाले हैं, आर्थ्रोपोड्स हमने पढ़ भी लिया है कि काइटिन जो होता है वो उन्हें एक काइटिनियस प्लेट जो होती हैं, स्क्लेराइड्स, टर्गाइड्स कॉकरोच में पाई जाती हैं, ये काइटिन्स की तो बनी रहती हैं, जिसकी वजह से ये इनको एक ढांचा, एक पूरा सांचा प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं, सांचा प्रोवाइड करती हैं, ताकि ये आसानी से अपनी इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र मस्ती करते रहे। अच्छा, कॉकरोच एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना बच्चों, जो लोग कहते हैं कि सदियों तक जीवित रहेगा, क्योंकि काइटिन जो होता है इसको आसानी से ब्रेक डाउन कर पाना बहुत मुश्किल है। कॉकरोच के पास कोई हड्डी नहीं है, इनका पूरा स्केलेटन काइटिनियस ही होता है। तो आर्थ्रोपोड जितने भी होते हैं, जिनके जॉइंट अपेंडेजेस वाले होते हैं, मच्छर मक्खी, इन सब का ऊपर का अगर आप सतह देखेंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड फील होगा, भले ही हार्ड इतना ना दे। अब आपके लिए तो बेटा क्या है कि आपके लिए तो चूहा भी कमजोर है, बिल्ली भी कमजोर है, कुत्ता भी कमजोर है, आपके लिए तो सब कमजोर है, पर उसके हिसाब से आप देखेंगे तो बॉडी में ऊपर का जो एरिया रहता है वो हार्ड रहता है, विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। व्हाट इज द काइटिन? काइटिन इज द होमोपॉलीसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ द रिपीटेटिव यूनिट ऑफ द NAG। दो NAG यूनिट के बीच में β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। काइटिन जो होती है वो फंगस की सेल वॉल भी होती है। ये काइटिन जो होता है, इट इज द फर्स्ट कौन सा था, सेल्यूलोज, सेकंड कौन सा है, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड बोल रही हूँ, काइटिन, ठीक है। तो पहला कौन सा, सब पूरे अबंडेंट पूरे अर्थ में कौन सा है, सेल्यूलोज, और दूसरा कौन सा है, काइटिन, ठीक है। नाउ काइटिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, NAG 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 NAG, ठीक है। चलो एक ग्लूकोज बनाओ, एक ग्लूकोज बनाओ, ठीक है। अब N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है। तो ग्लूकोजामाइन क्या होता है? ग्लूकोजामाइन वो शुगर डेरिवेटिव होता है जिसके सेकंड कार्बन में हमें क्या जोड़ना है, एमाइन ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। एमाइन ग्रुप क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में तो एल्डिहाइड जुड़ा रहेगा, पर फर्स्ट वाले में आप कौन सा, मैंने क्या बोला, β1,4 लिंकेज है, β1,4 लिंकेज, मतलब OH का होगा आपका भैया मेरे ऊपर की ओर होगा, बना हुआ है। अब एमाइन ग्रुप के साथ आपको एक एसिटाइल ग्रुप जोड़ना है, देख लो, ठीक है, जुड़ा हुआ है ना एसिटाइल ग्रुप। अब इसको आप जोड़िए पहले वाले कार्बन से दूसरे शुगर के फोर्थ वाले कार्बन से, पहले वाले कार्बन से दूसरे शुगर के फोर्थ वाले कार्बन से, तो ये एक यूनिट क्या है, NAG। एक NAG यूनिट मतलब
एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन मतलब सेकेंड कार्बन में एमाइन ग्रुप होता है जिसके साथ एसिटाइल ग्रुप जोड़ दीजिए और फिर उसको 1,4 लिंकेज से पहले वाले का शुगर का पहला कार्बन, दूसरे वाले का चौथा कार्बन, पहले वाले फिर दूसरे वाले का पहला वाला इन्वॉल्व इनटू द दूसरे वाले के चौथे के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन। नाउ इन्यूलिन, देखो भैया ध्यान से समझो। इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये सवाल ना पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अभी तक तुमने सारे पॉलीमर देखे जो कि थे ग्लूकोज के, तुमने स्टार्च देखा, तुमने सेल्यूलोज देखा, तुमने काइटिन देखा, तुमने ग्लाइकोजन देखा, ये सब मैंने स्ट्रक्चर के सहित बताए तुम्हें, ठीक है। तो ये सब किसके पॉलीमर होते हैं? ये सब ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। ये गौर से देखिए इस आदमी को, ये है इन्यूलिन। इन्यूलिन जो होता है ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। फ्रक्टोज का, दिमाग खराब हो गया मैडम, मर जाएंगे हम, हमें जीवन जीना ही नहीं है ये पॉलीसैकेराइड पढ़ के। बेटा पढ़ लो, थोड़ी सी तो बात है। काइटिन का स्ट्रक्चर ना याद नहीं करना है, सिर्फ ग्लाइकोजन का याद करना है, ग्लाइकोजन का, ठीक है, बस टेंशन ना लो। ओके, सो लीनियर पॉलीमर है फ्रक्टोज का। इन्यूलिन जो होता है वो रूट ऑफ द डेलेरिया में पाया जाता है, नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी एंड फिल्टर्ड थ्रू द किडनी, ठीक है। समझो मेरी बात को, ये होता है वाटर सॉल्युबल। इन्यूलिन क्या होता है? वाटर सॉल्युबल है। लिख देती हूं मैं यहाँ पे, इन्यूलिन एक वाटर सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड है। इन्यूलिन इज अ वाटर सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड। अब वाटर सॉल्युबल है और ह्यूमन बॉडी में मेटाबोलाइज होता ही नहीं है, ठीक है, नहीं, उसका कोई काम ही नहीं है। तो अगर आपकी बॉडी में इन्यूलिन है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में इन्यूलिन है तो ये आपके पानी में घुलकर पानी जाएगा फिल्टर होने, फिल्टर होकर किडनी से बाहर हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे यूरिन में इन्यूलिन है, इसका मतलब ये कि तुम्हारे बॉडी में शुगर है, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज शुगर होती है इन्यूलिन, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नाउ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से पढ़े? याद करिए, मेमोराइज करिए, याद करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हमने पढ़ा सेल्यूलोज। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल कौन सा पढ़ा हम लोगों ने बेटा? सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज पढ़ लिया। सेल्यूलोज में मैंने आपको एग्जांपल बताया, बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है ये इसमें, ठीक है, ओके डन। स्टार्च पढ़ा, स्टार्च में 2 यूनिट है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में होता है बीटा अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक है, अल्फा वेयर इट इज, ठीक है, तो अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। पीछे क्यों जा रही हूँ मैं? हाँ, तो अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। हाँ, ये देख लीजिए, पहले ये हो गया सेल्यूलोज का। हाँ, सेल्यूलोज में देख लीजिए भैया, सेल्यूलोज में बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है, बीटा 1,4। याद रखना, भूल ना जाना, साथ निभाना साथिया, ये याद रखना बेटा, भूल नहीं ना। सेल्यूलोज में बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है, ठीक है। स्टार्च में 2 यूनिट है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज में कौन सा होता है? अल्फा 1,4। एमाइलोपेक्टिन में कौन सा होता है? अल्फा 1,6, ठीक है। ग्लाइकोजन में कौन सा होता है? अल्फा 1,6, ठीक है, ओके डन। काइटिन में क्या होता है? अल्फा, ये याद नहीं रखोगे तो भी टेंशन नहीं है, वैसे होता है बीटा 1,4, ठीक है ना। हेटेरोपॉलीसैकेराइड, हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग। अगर आपकी शुगर, ठीक है, हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, अगर आपकी शुगर अलग अलग यूनिट से मिलकर बनी है तो इसे हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? अगर आपकी शुगर अलग अलग यूनिट से मिलकर बनी है तो इसे हम कहते हैं, मतलब अलग डिफरेंट टाइप के शुगर से मिलकर बनी है तो इसे कहते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इसका एग्जांपल है हाइयालुरोनिक एसिड। हाइयालुरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं याद होगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें एक जो शुगर हम यूज करते हैं वो होती है ग्लूकुरोनिक एसिड और एक होती है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, जो हमने पहले यूज की थी, जिसके सेकंड कार्बन पे एसिटाइल और एमाइन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। इसको जोड़ना है हमें ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ। याद रखने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर को, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो हाइयालुरोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये विट्रस ह्यूमर में पाया जाता है, आंखों के पीछे विट्रस ह्यूमर होता है। एम्बिलिकल कॉर्ड में होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड, माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन इज कॉल्ड एज एम्बिलिकल कॉर्ड। ये आपके जॉइंट्स में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है और एक लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है।
क्योंकि ये एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड कैटेगरी के अंदर ही हम लोगों ने इसको पढ़ा था। व्हाट इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड? एक ऐसा शुगर जो पानी के साथ रिएक्ट करके चिकना हो जाता है, तो ये उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। हाइलुरोनिक एसिड हम लोगों ने कहाँ पढ़ेंगे? या 12th क्लास में पढ़ेंगे। ओवा के बाहर जो शील्ड होता है उसको कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड से बना हुआ सीमेंटिंग मटेरियल का शील्ड। इट एक्ट एज अ बाइंडिंग मटेरियल एनिमल सीमेंट, बताया मैंने आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये ज्वाइन करने का काम करता है, किसी भी चीज को ज्वाइन करना। जैसे ये कहाँ पाया जाता है? देखो ये पाया जाता है, यहाँ पे लिखा होगा जॉइंट्स में। तो ये देखो, ये जो जॉइंट है ना, ये तक धिना दिन धा दा, ये जो जॉइंट है ये अगर यहाँ कोई ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट नहीं होता तो तुम कैसे मूव करते बेटा? तो हाइलुरोनिक एसिड पाया जाएगा जो कि एक ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट है, जो कि एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, जो कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंदर आता है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप की शुगर अटैच है, जिसे आप नैग और ग्लूकुरोनिक एसिड कहते हो, ठीक है। इसलिए ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ओके, हाइलुरोनिक एसिड डी ग्लूकुरोनिक एसिड से बना है और एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से बना है। ऑल्टरनेट ऑर्डर पे अरेंज होते हैं, मतलब पहले ये फिर वो, मतलब ग्लूकुरोनिक एसिड फिर नैग फिर ग्लूकुरोनिक एसिड फिर नैग। ये क्या करता है? टफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है कार्टिलेजेस एंड टेंडन्स को। व्हाट इज अ टेंडन? मसल से बोन को अटैच करने वाले टिश्यूज को हम टेंडन कहते हैं। अब अगर मसल को हिलाना है, बोन को हिलाना है, तो यू नीड द हेल्प ऑफ मसल। अब मसल और बोन के बीच में हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नाउ कॉन्ड्राइटिन, ठीक है, डी ग्लूकुरोनिक एसिड है, डी ग्लूकुरोनिक एसिड है, सेम डी ग्लूकुरोनिक एसिड जो होता है वो पाया जाता है उसमें भी। डी ग्लूकुरोनिक एसिड उसमें भी है, पर उसमें क्या है? उसमें क्या है? एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। इसमें क्या है? एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, नैग, एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। मेरी बात क्लियर हो गई आपको कि आपने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मेरे गोपाल? देखो, हाइलुरोनिक एसिड में तुम्हारे पास दो अल्टरनेटिव यूनिट है, क्योंकि ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। नैम एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, वो नैग है, ग्लूकोजामाइन। एक्चुअली दोनों ही नैग है ना, गैलेक्टोजामाइन और ग्लूकोजामाइन, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है, जबकि कॉन्ड्राइटिन में क्या है? एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस आप ग्लूकोज की जगह क्या यूज कर लो? गैलेक्टोज, ठीक है। तो भैया हाइलुरोनिक एसिड में दो डिफरेंट टाइप की शुगर हैं, ग्लूकुरोनिक एसिड और ग्लूकुरोनिक एसिड, और मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे साथ में मेरे, ग्लूकुरोनिक एसिड और आपका एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। जबकि कॉन्ड्राइटिन में क्या है? ग्लूकुरोनिक एसिड और एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। सिर्फ ग्लूकोज को रिप्लेस करो गैलेक्टोज से। कॉन्ड्राइटिन कहाँ पाए जाते हैं? कार्टिलेजेस में, टेंडन और बोन्स में। कार्टिलेज को बनाने वाले जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड हैं वो है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। समझी गई? क्या बोला मैंने? कि आपके कार्टिलेज टेंडन को बनाने वाले जो टिश्यूज हैं वो क्या है? वो है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। मेरे मुन्ना, आई बात क्लियर? इतनी समझ में जो मैंने बोला, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये पढ़ेंगे हम लोग अभी। जब मैं आपको टिश्यूज पढ़ाऊंगी, एनिमल टिश्यू, तो वहां पे बताऊंगी मैं कि कार्टिलेज बनाने के लिए जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड यूज करे थे वो क्या थे, तो वहां पे फट से बताना कि कॉन्ड्राइटिन सल्फेट थे। डन? इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये याद रखना। डन? अब आगे बढ़े। नेक्स्ट इज हिपैरिन। नेक्स्ट कौन सा है भैया मेरे? हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है ये एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है। देखो, बायोलॉजी लिए हो तो जीवन का एक सत्य समझे कि हिपैरिन के बारे में हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए, चाहे वो 9th का है, 10th का है, 11th का है, 12th का है। जो तुम्हें बायोलॉजी पसंद है तो हिपैरिन पता होना चाहिए कि क्या है। हिपैरिन एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता शरीर के अंदर। समझ में आई इतनी बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये क्लियर हो गया आपको कि अगर आपको अपने ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना है मेरे बच्चों, तो आपके पास हिपैरिन होना चाहिए। इट इज मेड अप ऑफ डी ग्लूकुरोनिक एसिड एंड सल्फेट ग्लूकोजामाइन। डी ग्लूकुरोनिक एसिड फिर से आ गया, मतलब हेटेरोपॉलीसैकेराइड में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डी ग्लूकुरोनिक एसिड, क्योंकि कहाँ पर आया है?
कॉन्ड्राइटिन में भी आया है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड के इसमें दैट हाइलुरोनिक एसिड में भी आया, तो ग्लूकुरोनिक एसिड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ये, बस आप सेकेंड यूनिट को चेंज करते जाइए। उसमें आपने हाइलुरोनिक एसिड में क्या यूज़ किया था, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, फिर कॉन्ड्राइटिन में क्या यूज़ किया था, एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। यहाँ पर ये आप यूज़ कर रहे हैं ग्लूकोजामाइन ही, पर उसमें आपको सल्फेट जोड़ देना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर नहीं आते, बस मैं थोड़ा थोड़ा लिख के बता दे रही हूँ ना। पैक्टिन्स का तो मैंने स्ट्रक्चर लगाया ही नहीं है। पैक्टिन क्या होते हैं बेटा, आपको पता है कि जो दो सेल होती हैं, ये मैंने आपको सेल डिवीजन में पढ़ाया भी था कि जब प्लांट की जो दो सेल डिवाइड होती हैं तो उनके बीच में जो है तो जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है वो बाद में डिवाइड होता है और मिडिल लैमेला बनाता है। तो ये जो मिडिल लैमेला होता है जो कि दो सेल्स के बीच का कनेक्शन होता है, मिडिल लैमेला जो होती है वो किससे बनी होती है, मिडिल लैमेला इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पैक्टिन। किससे बनी होती है, पैक्टिन से बनी हुई होती है। इट इज मिथाइलेटेड गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, गैलेक्टोज प्लस एरिबिनोज, ठीक है, 3 टाइप की शुगर से मिलकर बना होता है। पैक्टिन जो होता है, पैक्टिन और उसके साथ पैक्टिन जो सॉल्ट्स होते हैं, पैक्टिन के साथ जो जुड़े होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जो होता है, ये सब सॉल्ट ही तो है, पैक्टिन सॉल्ट्स, ठीक है। ये मिडिल लैमेला बनाने का काम करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीमेंट, ठीक है। ये एक्चुअली दो सेल्स को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। नाउ देखो, जब मैंने आपको फंक्शन बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरेज, ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड वो अगर शुगर आपकी पानी से रिएक्ट करके स्मूथ हो जाती है तो इसे आप कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। सो स्लाइमी पॉलीसैकेराइड, इसको आप और क्या कह सकते हो बच्चों मेरे, स्लाइमी पॉलीसैकेराइड, जो प्रोटीन्स एंड वाटर्स को पॉलीसैकेराइड के साथ बाइंड कर लेती, प्रोटीन्स भी आएंगे, बाइंड कर लेती, इसे आप म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो बेसिकली कॉमनली इसको म्यूसिलेज भी कह सकते हैं, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड इसका एक एग्जाम्पल है, कॉन्ड्राइटिन इसका एग्जाम्पल है और हिपैरिन इसका एग्जाम्पल है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये एक्चुअली सेल वॉल है आपके बैक्टीरिया का। देयर आर 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जिनके में पेप्टाइडोग्लाइकन मोटा होता है उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, या उसका मतलब अगर वो स्टेन ले लेता है तो ग्राम पॉजिटिव होता है, ये छोड़िए। दोनों बैक्टीरियाज में कोई भी बैक्टीरिया है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन उसकी सेल वॉल होती है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है ये भी एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, जो कि 2 प्रकार की यूनिट से मिलकर बना है। एक शुगर है एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है, और एक है एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, लिखा होगा एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ऑल्टरनेट यूनिट पे ये दोनों चेन्स जो है अल्फा 1,4 लिंक, कौन सा लिंकेज है, पहला चौथा, हाँ, अल्फा 1,4 लिंकेज से जुड़ी हुई होती हैं। ये जो होती हैं मतलब नैग और नैम, नैग मतलब एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, नैम मतलब एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दोनों जो शुगर्स होती हैं, शुगर म्यूरामिक एसिड इज द डेरिवेटिव ऑफ द मोनोसैकेराइड, इट इज कॉल्ड एज शुगर एसिड, मैंने आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। ये दोनों अल्फा 1,4 लिंकेज से जुड़ी हुई होती हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया को शेप देने का काम करता है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है मेरे बच्चों, पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ने वाला एंजाइम होता है लाइसोजाइम। जैसे अगर आपके आंखों में बैक्टीरिया तो थोड़ा रो लिया करिए। लोग कहते हैं ना कि चेहरे का अब इन्फेक्शन साफ हो जाएगा, चेहरे में कोई बैक्टीरिया है तो खूब रोया करो, तो उससे बहुत सारा लाइसोजाइम निकलेगा, तो जितने बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो टूट जाएगी, ठीक है। ओके, डन। तो ब्रेक बाय द लाइसोसोम्स बिकॉज लाइसोसोम प्रोड्यूसेस द लाइसोजाइम। अगार जब हम लोग कहाँ रहते हैं बच्चों, जब हम लोग रहते हैं लैब में, कहाँ रहते हैं, लैब में रहते हैं, तो हम लोग ना मीडियम को पॉलीमराइज करने के लिए, मीडियम को सॉलिडिफाई करने के लिए एक पाउडर यूज करते हैं जिसका नाम होता है अगार। बेसिकली ये पाउडर एल्गी से निकाला जाता है जिनका नाम होता है जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया और कॉन्ड्रस, ये रेड एल्गीज कहलाते हैं। अगार का जो पाउडर है ये बना होता है डी गैलेक्टोज एल गैलेक्टोज का अल्टरनेटिव यूनिट। मैंने बताया था वहां पे शायद अगार पहले भी आया था तो गैलेक्टोज लिखा था, मैंने कही कुछ नहीं है, ये डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज है, तो वहां पे 2 बार गैलेक्टोज लिखा, मतलब एक डी है और एक एल है। तो डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज जो है वो अल्फा 1,3 लिंकेज से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है।
ओके और ये क्यों यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं फॉर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मीडियम. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ डी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज यूनिट एंड आफ्टर एवरी 10 यूनिट सल्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट. ये याद रखना है, ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो किससे बना है? डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज से बना हुआ है. और हर 10वें यूनिट के बाद इसमें क्या प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों? इसमें प्रेजेंट होता है सल्फर. ठीक है, आ गई बात समझ में? दिस इज इट. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड. अब मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा इस पूरे 2 घंटे में. देखिए ध्यान से. ओलिगोसैकेराइड जिसमें करीब 2 से 10 तक की शुगर यूनिट होंगी. इट मे बी डाइसैकेराइड, क्योंकि मोनोसैकेराइड की तो अलग कैटेगरी ही है, जिसमें हमने पढ़ा ग्लूकोज, जिसमें हमने पढ़ा बैनोज, जिसमें हमने पढ़ा गैलेक्टोज, जिसमें हमने पढ़ा फ्रक्टोज. अगर आपके पास 2 से 10 शुगर यूनिट हैं तो आप हो ओलिगोसैकेराइड. कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़े हम लोगों ने? लैक्टोज पढ़ा, सुक्रोज पढ़ा, माल्टोज पढ़ा इसमें. ठीक है, ओके डन. ठीक ठीक ठीक, ये देखो पढ़ा ना हमने माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज. फिर हमने ट्राइसैकेराइड में रेफिनोज में गैलेक्टोज और फ्रक्टोज पाया जाता है. गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज. ग्लूकोज लिखा भी था जो कि मिटा दिया है भैया. स्टैकियोज में गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज, एल गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है. ये नहीं आएंगे एग्जाम में. ठीक है, वर्बिकोज में ये सारी चीजें पाई जाती है. पॉलीसैकेराइड में तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी. होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड पढ़ा, जिसमें मैंने सेलुलोज का स्ट्रक्चर आपको बताया, स्टार्च का स्ट्रक्चर बताया, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बताया. मैं बताऊं आपको, ग्लाइकोजन का ही स्ट्रक्चर शायद तक एनसीईआरटी में दिया हुआ है. 3 महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर थे. एक था सेल्यूलोज का, दूसरा था ग्लाइकोजन का और तीसरा था सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन. यही 3 एग्जाम में आते हैं. ठीक है, सो मैंने आपको आज कार्बोहाइड्रेट पार्ट 2 खत्म कर दिया. ये पूरा कार्बोहाइड्रेट था, सब कुछ हमने इसमें कवर कर लिया विद द वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपको यही पढ़ना है और सर भी आपको यही पढ़ाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होता है. यही है केमिस्ट्री पूरी. ठीक है, रिएक्शन बता देंगे कि इससे ये रिएक्शन हो जाएगी, तो मैंने आपको डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन तो पहले ही बता दी थी बच्चों. ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो. ठीक है, इस चैप्टर को सीखने के लिए आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए. आप देखते होंगे कि कितने पेशेंस से मैं 10-10, 12-12 शुगर विद लेबलिंग ये सब बना देती हूँ. ठीक है, पेशेंस चाहिए. मेरा भी हाथ दुखने लगता है ऐसे लिखते, पर मैं हार नहीं मानती. वैसे आपको भी हार नहीं मानना है. मैं बोल रही हूँ बायोमॉलिक्यूल्स कोई आसान चैप्टर नहीं है, पर मेरे साथ पढ़ते जाओ, बहुत आसान है. क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है, मैं तुमको बता चुकी हूँ कि भाई पेंटासैकेराइड नहीं पढ़ना है आपको 7 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड नहीं पढ़ना. तो जो नहीं पढ़ना वो तो मैं पहले ही बता देती हूँ, पर आपको पता होना चाहिए कि ये भी होते हैं. कल को अगर बोल दे बताओ सेडुएप्टिलोज क्या है, तो आप डाइसैकेराइड में ना टिक लगा के आ जाए. आपको पता होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड है, पर ये नहीं आएंगे. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, पर आपको एक ब्रॉड क्राइटेरिया लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो है दुर्घटना इंसान के साथ ही होती है. क्या पता आपसे वही सवाल पूछ लिया जाए. देखिए मेरी किस्मत तो ऐसी थी ना कि जो सवाल मैं नहीं पढ़ के जाती थी वही एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, तो 100% बच्चों की किस्मत एक जैसी हो ये ज़रूरी नहीं है. क्या पूछा जाएगा अपने को पता थोड़ी है. खैर, जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है और उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया. मेहनत करो, आप सीख जाओगे. ठीक है, आपके पास आप जिस समय ये लेक्चर देख रहे हो उसके जस्ट 1 दिन बाद दूसरा लेक्चर आएगा. तब तक आपका पूरा शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट पार्ट 1 और पार्ट 2 विद स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए. मैं ये आपसे उम्मीद कर रही हूँ. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद प्रोटीन्स. तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान